हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारे सवाल किए थे, यूनिट कन्वर्जन के सवाल किए थे, फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था यूनिट कन्वर्जन के बाद हमने देखा था डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशन, डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस। और फिर हमने बात किया था अगर कोई क्वेश्चन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली वो करेक्ट होगा या नहीं होगा। इन सब के बारे में हमने बात किया था, इन सब के बारे में हमने बात किया था। ठीक है भाई। हेलो हेलो, प्रणाम सर, प्रणाम सर, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया बेटा, गुड इवनिंग। पहले बच्चे बोलते थे एक दो क्लास पहले हाय, अब बोलते प्रणाम सर। सुधर रहो बेटा, अभी जीवन में बहुत ही शिष्टाचार सीखना है तुम्हें, है ना। अभी एकदम सुधरो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कॉलेज में जाके बिगड़ जाना, है ना। जीवन के जितने ही डिस्ट्रैक्शन है ना, जीवन में जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम पूरा करना चाहते हो, घर वाले रोकते हैं, मैं रोकता हूं, है ना, ये सब तुम कॉलेज में आराम से पूरा कर सकते हो। कॉलेज का मतलब यही होता है, कॉलेज में पढ़ने कोई नहीं जाता। डॉक्टर तुम यही बन जाओगे सेलेक्ट होके, पीडब्ल्यू ही डॉक्टर बनाता है। कॉलेज में तो जाके फॉर्मेलिटी पूरा करना है तुम्हें, है ना। तो सारे शौक जाके आपको कॉलेज में पूरा करना है, ठीक है। यहां पे एकदम जोर लगा के पढ़ना है, और इतने जोर लगा के पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो ना कि 2 साल बाद जब तुम सेलेक्ट हो जाओ तो पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतना कम पढ़ना पड़ता है, याद रखना। सही बता रहा हूं, जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतना कम पढ़ना पड़ेगा और उतना ही अच्छा डॉक्टर बन के बाहर निकलोगे। ठीक है, प्रणाम सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, खुश रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फिर हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा या नहीं होगा। चलो वही से शुरू करते हैं अपन, वही से शुरू करते हैं। वैसे आज का जो हमारा गोल है वो गोल है सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बात करेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करेंगे, पैरेलैक्स मेथड हमें पढ़ना है, और फिर हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मीटर स्केल एंड वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ना है। देखते हैं, अगर आज स्टार्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है साहब। तो चलिए मैं स्टेटमेंट लिखता जाता हूं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इक्वेशन इज dimensionally correct, then it must be physically correct। फटाफट ये बता दो ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू फॉल्स, फटाफट बता दीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। फिजिकली करेक्ट, कई बार मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि इक्वेशन में हो सकता है कि फिजिकली साइलेंट हो और कंप्लीट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखा हो, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मस्ट बी करेक्ट। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मस्ट बी करेक्ट। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मस्ट बी करेक्ट। कई बार ऐसा इक्वेशन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स बताइए क्या लिखा हुआ है। द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मस्ट बी करेक्ट। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यस यस यस, 100% बच्चों का जवाब है फॉल्स। एक भी बच्चा यहां पे ट्रू नहीं बोल रहा, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये फॉल्स है। बताओ, जोरदार एकदम मोक्ष मिला था लास्ट क्लास में, नहीं मिला था? जितने भी लोग लास्ट क्लास के लास्ट लेक्चर तक, लास्ट टाइम तक नहीं देख पाए थे, वो एकदम ही कल्लू टाइप निकल लेंगे, अंधेरी घाटी से बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन जितने बच्चे लास्ट में लेक्चर लास्ट तक अटेंड किया था उनको पता है बहुत अच्छे से कि ये फॉल्स ही होगा। कैसे? तो देखो, डायमेंशनली फर्स्ट फ्लोर पे रहता है और फिजिकली सेकंड फ्लोर पे रहता है। मैं कह रहा हूं कि डायमेंशनली करेक्ट मतलब फर्स्ट फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर के बारे में मैं नहीं कह सकता, आई एम नॉट श्योर। यहां पे अगर मे लिखा है, सॉरी यहां पे मस्ट लिखा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर मे लिखा होता तो ये ट्रू होता, मे लिखा होता तो ये ट्रू होता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन is physically correct, equation is physically correct, then it must be it may be dimensionally correct। बताओ ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो बताना है आपको, सेकेंड स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो बताना है आपको। फटाफट 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 फटाफट। इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट देन इट मे बी डायमेंशनली करेक्ट, इट मे बी डायमेंशनली करेक्ट, इट मे बी डायमेंशनली करेक्ट। फटाफट बताइए,
फटाफट बताइए प्लीज। A equation is physically correct, then it may be dimensionally correct. It may be dimensionally correct. फटाफट बताइए। अच्छा, इसमें फॉल्स 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 फॉल्स, कई बच्चे का ट्रू आ रहा है, कई बच्चे का ट्रू आ रहा है। ट्रू है, ट्रू है। कौन ट्रू है भाई? कौन है ये? भूमिका। पिंकी कहां रहती है पता है? इसको पिंकी का एड्रेस दो। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, 20-30% बच्चे भैया रेट गए इसमें। कई बच्चों का जवाब सही है, कई बच्चों का जवाब सही है। आंसर इज फॉल्स। और जिनका जवाब गलत है ना, उनको फिजिक्स से कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी खराब है। एक काम करो, अंग्रेजी का ट्यूशन अभी से लगा लो, नहीं तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स सीखने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नीट एग्जाम का एक बहुत बड़ा ट्रुथ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, बहुत बड़ा सच्चाई है नीट एग्जाम का। नीट एग्जाम लिख लो, अच्छे से लिख लो। मैं जो कहता हूं ना, इसको रिकॉर्डिंग करके रख लेना अपने साथ, जीवन भर काम आएगा। नीट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट मैथमेटिक्स से नहीं खेलता, वो आपके साथ लैंग्वेज से भी खेलता है। मैं कई ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में दिखा दूंगा थ्रू आउट द जर्नी, जब हम 11-12 की पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई साहब, सवाल लिखता है वो एक पेज में एक, नीट के एग्जाम में एक पेज में एक सवाल लिखता है, वो ऊपर से नीचे तक सवाल लिखा होगा। सवाल को पढ़ने में 2 मिनट लग जाए और कैलकुलेशन करोगे तो एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अब जिस बच्चा का अंग्रेजी खराब है वो तो सवाल ही नहीं समझ पाएगा, उसको तो मे और मस्ट में ही नहीं समझ आएगा और जीवन भर सिली मिस्टेक करता रहेगा। ऐसा नहीं तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें अंग्रेजी समझ नहीं आया, फिजिक्स तो समझ ही आया है। चल देख बताता हूं यहां पे, इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट। तो देख यहां पे फिजिकली करेक्ट मतलब सेकंड फ्लोर वाली बात है, फिजिकली करेक्ट मतलब सेकंड फ्लोर वाली बात है, सेकंड फ्लोर है। देन व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? अगर सेकंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर होगा ही, हम ये नहीं कह सकते। अच्छा, तू एकदम गधा है क्या यार? ऐसा कह सकता है कि पिंकी सेकंड फ्लोर पे रहती है लेकिन फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है? एकदम अंग्रेजी कहां से पढ़ के आए हो यार तुम? इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट, देन इट मे बी डायमेंशनली करेक्ट। नहीं नहीं, ये मे क्या, अगर सेकंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर के बारे में मैं मे बोलूंगा? सेकंड फ्लोर है तो हो सकता है फर्स्ट फ्लोर होगा। अरे हो कैसे सकता है? होगा ही फर्स्ट फ्लोर, तभी तो सेकंड फ्लोर बना होगा। यहां पे होना चाहिए था मस्ट, मे की जगह मस्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बताओ? मस्ट होना चाहिए था। बताओ समझ आया कि नहीं आया? गजब करते हो यार। अच्छा, कई बच्चे अभी भी आर्गुमेंट करते हैं, मैं कोई बात नहीं, बच्चे बहुत तरह के होते हैं, कई बच्चे अभी भी आर्गुमेंट करते हैं, सर अगर मस्ट है तो मैं तो हो ही सकता है ना। तो वो अंग्रेजी की ट्यूशन आज ही लगा ले। मेरा भी अंग्रेजी खराब है तो बोल सकता है कि सर आपका भी तो अंग्रेजी खराब है। हाँ, मेरा भी अंग्रेजी खराब है, मैं मानता हूं। मैं कभी अंग्रेजी ना पढ़ा, ना हिंदी पढ़ा, ना मुझे इंग्लिश बोलना आता है, ना लिखना आता है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें अगर डॉक्टर बनना है तो अंग्रेजी की क्लास आज ही से शुरू कर देना। एक मम्मी पापा से बोलना कि बहुत जरूरी, अर्जेंट एकदम। देख इधर, इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो मैं डायमेंशनली उस पर डाउट कैसे कर सकता हूं? मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलूंगा इट मस्ट बी करेक्ट। यहां पे मे नहीं आना चाहिए था, मस्ट आना चाहिए था। चमक गया, ठीक है बेटा, ये मेरा उद्देश्य भी यही था कि आपको चमक जाए। चमका नहीं, चमका बे, चमका। इधर देख, अ फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, देन इट मस्ट मे हैव यूनिट। फटाफट बताओ ट्रू फॉल्स, फटाफट बताओ ट्रू फॉल्स। अ फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू हैव यूनिट, देन इट, फटाफट बताओ। चमका सर, चमका, बहुत बढ़िया। फॉल्स, बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कभी कुछ बोल देता हूं तो उसको बुरा मत माना करो यार, वो एक पार्ट ऑफ टीचिंग है। हम इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सा समझे, अपने बस सच्चाई को समझे। देखो, जब तक आप अपने कमियों को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। तो बुरा मत माना करो।
कई लोग होते हैं जो बहुत प्यार से समझाते हैं, और कई लोग होते हैं वो डांट के समझाते हैं, है ना, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन दोनों लोगों का इंटेंशन एक ही है कि आपको समझा देना, है ना, दोनों लोगों का इंटेंशन एक ही है, आपको समझा देना। चलिए फॉल्स, एकदम सही। देखो देखो, अब मुझे ट्रू दिख रहा था, इतनी बेइज्जती करी, अब तुम आगे फॉल्स पे सीख गए, बिल्कुल सीख गए, बिल्कुल सीख गए, बिल्कुल सीख गए, फॉल्स होगा। अ फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन दैट इट मे हैव यूनिट। अरे दादा, अगर फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर डायमेंशन है तो डायमेंशन ऊपर होता है और यूनिट नीचे होता है। समझ गए ना अच्छे से? देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट देन इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। मस्ट बी डायमेंशनलेस। बताओ ट्रू फॉल्स? मस्ट बी डायमेंशनलेस, ट्रू फॉल्स? बताओ, नीचे वाला बताओ, नीचे वाला बताओ, फटाफट बताओ। ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों सर? अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट देन इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। अगर यूनिट है मतलब फर्स्ट फ्लोर है तो ऊपर सेकंड फ्लोर नहीं ही होगा, ये कौन कह सकता है? अगर फर्स्ट फ्लोर है, फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, जैसे मैं कह सकता हूं एंगल, एंगल के पास यूनिट है, डायमेंशन नहीं होता है, तो डायमेंशन नहीं होगा, मस्ट बी डायमेंशनलेस। ठीक है। वेलोसिटी कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट देन इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। जैसे फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, लेंथ ले लो, लेंथ के पास यूनिट होता है, मीटर, डायमेंशन भी होता है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है तो डायमेंशन नहीं होगा, ऐसा कह नहीं सकते, तो बहुत गलत है। तो जो मैंने आपको सिखाया था ना फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे बेस्ड, वो दो कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं, यूनिट और डायमेंशन वाला कंसेप्ट, और दूसरा फिजिकली करेक्ट और डायमेंशनली करेक्ट। और दोनों ही बहुत जोरदार कंसेप्ट है। 2 मिनट बैठ के अगर तुम उस टेबल को आराम से देखोगे, फील करोगे ना, तो तुम कभी गलत नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? कभी गलत नहीं कर सकते हो। चलिए, तो फिर आज के कार्यक्रम को बढ़ाया जाए आगे, आज के कार्यक्रम को बढ़ाया जाए आगे। यस सर, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार। चलिए, तो आज के कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं और आज के अपना पहला जो हमारा गोल है सिग्निफिकेंट डिजिट, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पहले गोल की तरफ बढ़ते हुए हम सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ जाते हैं। यह कल्लू सब्जी वाला, ये कौन है? कल्लू सब्जी वाला। और ये रही हमारी पिंकी। हमारी पिंकी जाती है कल्लू सब्जी वाले के यहां सब्जी लेने। उसने बोला कि 2 किलो आलू दे दो। तो कल्लू सब्जी वाले के पास जो वेइंग मशीन है, क्या है बेटा? वेइंग मशीन। कल्लू सब्जी वाले के पास जो वेइंग मशीन है, उस वेइंग मशीन में एक तरफ रखेगा आलू और दूसरी तरफ रखेगा वाट। वाट समझ तो 1 केजी 2 केजी 3 केजी का जो वाट होता है वो रखेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन इसके पास नहीं है। ये रोड पे सब्जी बेचता है, बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, ठीक है, और बहुत ईमानदार है ये। अब पिंकी गई, बोलती 2 किलो आलू दे दो। तो ये फटाफट यहां पे रखेगा 2 किलो और यहां पे आलू रख दिया। अब मांस ये दे दिया 2 केजी, मांस दे दिया 2 केजी। ठीक है साहब। अब अगर पिंकी कहती है कि नहीं नहीं थोड़ा सा आलू कम हो रहा है, 1 आलू और डाल दो, तो कल्लू सब्जी वाला इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। बोले ठीक है 1 आलू और डाल देता हूं, 1 आलू और डाल देगा, 1 आलू और डाल देगा, कोई बात नहीं। बोलेगा कि थोड़ा सा उधर झुक रहा है, 1 आलू और आना चाहिए, तो 1 आलू और भी डाल देगा। पिंकी कहती नहीं 2 आलू और डालो, ये तो और कम लग रहा है आपका, ये खराब है, 2 आलू और डाल दो। तो नहीं डाल पाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, मैंने तो मेजर कर दिया, ये 2 किलो आलू है, ये ले जाओ। अब उसने जो 1 आलू एक्स्ट्रा दिया, उसके वजह से वेट कितना बढ़ गया, ये कल्लू सब्जी वाले को कभी पता नहीं चलता है, कभी पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वेट करने का तराजू है, वेइंग मशीन है, वो 1 केजी 2 केजी 3 केजी 4 केजी 5 केजी 7 केजी 8 केजी के मल्टीपल में ही मेजर कर सकता है। समझिएगा प्लीज, 1 केजी 2 केजी 3 केजी 4 केजी मतलब 1 केजी के इंटीग्रल मल्टीपल में उसके बहुत सारे वाट है। जैसे वो 1-1 केजी का वाट रखे हुए, 1-1 केजी का, है ना। कह सकते हो कि थोक सब्जी वाला है, 100 ग्राम 200 ग्राम ये नहीं देता, 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं देता। अगर ये 2.5 केजी आलू चाहिए तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं 1 केजी 2 केजी 3 केजी 4 केजी 5 केजी 6 केजी 7 केजी के मल्टीपल में ही देता हूं। चलो, उसने सब्जी ले लिया, पैक कर लिया, और बाद में बोला कि भैया थोड़ा सा धनिया दे दो। थोड़ा सा धनिया दे दो। अब थोड़ा सा धनिया, देखो चाहे तुम कितने भी अमीर हो, लेकिन सब्जी वाले के पास जाओगे तो थोड़ा सा धनिया फ्री में तुम्हें चाहिए ही। भले ही जाके तुम 500 रुपए का चॉकलेट खरीद लोगे, 50-100 रुपए का चॉकलेट खरीद लोगे, लेकिन उस गरीब कल्लू से तुम्हें 5 रुपए का धनिया फ्री चाहिए ही। धनिया फ्री में दे दो।
धनिया और मिर्ची थोड़ा डाल देना, थोड़ा अदरक डाल देना, फ्री में डाल देना। तो ये सब चीजें जब तुम लोगे तो वो मेजर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास एग्जैक्टली 2 kg से कम मेजर करने का जुगाड़ नहीं है। अगर उसके पास जुगाड़ होता, कोई बढ़िया वेइंग मशीन होता, तो यहां पे रख देता, आलू 2 kg आलू हो गया था, उसके बाद कुछ और रख देता, बोलता था चलो 100 ग्राम धनिया दे देता हूं, तो लिखता 2.1 kg। 2.1 kg का मतलब क्या हो गया कि केजी से नीचे जाके ये 100 ग्राम मेजर कर लिया। लेकिन ऐसा मेजरमेंट वो नहीं ले सकता, तो वो अंदाजे से थोड़ा सा दे देता है। तुम कहते थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो, तो उस बेचारे के पास मेजर करने के लिए कोई मशीन नहीं है, तो वो 2 kg के मल्टीपल में मेजर करता है। तो आप यहां पे कहोगे कि ये 2 kg मतलब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? 2। हां, अगर आप उसका मास मेजर करते हो 24 kg, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो गया? 24। ये 24, इससे कम में वो मेजर नहीं कर पाएगा। समझ रहे आप? इससे कम में मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है सर। अगर इसको मैं ग्राम में चेंज करूं, तो ग्राम में चेंज करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 2000 ग्राम। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2000 ग्राम। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां पे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? सुनो, सिग्निफिकेंट डिजिट असल में फील कराता हूं क्या होता है, थोड़ा समझना। चलो, अब यही पिंकी गई रामलाल गोल्ड वाला, रामलाल गोल्ड वाला, रामलाल गोल्ड वाला। अब रामलाल गोल्ड वाले के पास हो गई, अब उसने सोने की एक अंगूठी खरीदा। अब सोने की जब वो अंगूठी खरीदेगी पिंकी गई यहां से और सोने की अंगूठी खरीदी। अब सोने की अंगूठी तो ग्राम्स में आते हैं, और वो अगर 0.1 ग्राम भी ज्यादा दे देगा तो उसका बहुत नुकसान है, क्योंकि आलू तो 10-20 रुपए किलो है। तो अगर वो 2 kg आलू तौलते हुए 100 ग्राम एक्स्ट्रा भी दे देता है तो उसको कोई खास नुकसान नहीं है। और तुम वहां पे हल्दी और एक आलू फ्री में भी मांग लोगे तो दे देगा, एक आध 2 आलू वो दे देता है। और एक आध 2 आलू देने से ऑब्वियस ही बात है कि ये 2 kg से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो तुम यहां पे गए गोल्ड लेने, अब गोल्ड तुम्हें चाहिए 10 ग्राम, तो उसके पास वेइंग मशीन जो होगा ना, वेट करने वाला जो मशीन होगा ना, वो मास को 1 ग्राम के अगर मल्टीपल में मेजर करता, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, तो 0.1 ग्राम भी एक्स्ट्रा चला जाए तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। समझना, फील करना इस बात को कि 0.1 ग्राम भी एक्स्ट्रा चला जाएगा ना तो इसको बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो ये जो मेजर करता है वो करता है, देखो जैसे तुमने 10 ग्राम लिया तो 10.000 ग्राम तक, ये ग्राम में भी पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट तक जाके वो मेजर करता है, उसके एक्सटेंट तक जाके वो मेजर कर रहा है। उसी वैसे मेजर नहीं करेगा कि 10 ग्राम हो गया ले जाओ, अगर 0.1 ग्राम भी एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं, 0.1 ग्राम का भी 4-5 हजार 2,000 रुपए हो जाएगा, जो भी रेट होगा 4-5 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो वो जो वेइंग मशीन रखता है ना, पॉइंट के बाद भी 2-3 डिजिट तक जो भी यूनिट में मेजर कर रहा है 2-3 एक्सटेंट तक जाके उसको मेजर करके वेरीफाई करके देता है। अगर मान लो मास इतना आ रहा 10.01 ग्राम, तो भी इसमें से थोड़ा सा गोल्ड वो क्या करेगा? कम करेगा, तो भी थोड़ा सा गोल्ड यहां से कम करेगा। और जब तक 10.00 ग्राम 2-3 डिजिट तक वो मेजर नहीं कर लेता, श्योर नहीं हो लेता है, तब तक आपको वो नहीं देगा। तो फाइनली वो वेट करके ये रीडिंग लिख के देगा। तो जब वो मेजर करके ये रीडिंग लिख के दे रहा है, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद वो 3 डिजिट तक जाके मेजर किया है, 3 डिजिट तक जाके मेजर किया है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितने हो जाएंगे? तो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहला रूल होता है सिग्निफिकेंट डिजिट का, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। यहां पे रूल भी मैंने लिखा, चिंता करने वाली बात नहीं है। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने वहां मेजर किया 2 kg, 24 kg, 30 kg, वो सारे सिग्निफिकेंट है। तो ये सारे 44 मीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 2। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद समझना, थोड़ा सा पेशेंटली सुनने की कोशिश करो। उसके बाद ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे तुमने यहां पे बोला कि मुझे 10.5 ग्राम या 105 ग्राम गोल्ड चाहिए, तो 105 ग्राम गोल्ड को कैसे लिखेगा? ये 105,000 ग्राम गोल्ड लिखेगा। तो दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आता है उसको भी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, क्योंकि उसको हमने असल में मेजर किया है, तो देखो ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने लिखा है 405, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 3। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 3। सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें हो जाएंगे 3। अब सुनना, मान लो कि तुम गए सोने वाले के यहां और बोला कि
कल्लू से मैंने सब्जी लेके आया, इस सब्जी को मेजर कर दो, इस सब्जी को मेजर कर दो। अब इसने इस सब्जी को मेजर किया, समझना, फील करना थोड़ा सा, इसने सब्जी को मेजर किया और सब्जी को मेजर करके बोला, जैसे यहां पे 2 केजी सब्जी लेके आए थे तुम, इस सब्जी को इसने मेजर करके बोला कि ये है 2.004 केजी, 2.004 केजी। लेकिन ये सच्चाई कब पता चला? जब आपने रामलाल से वही 2 केजी सब्जी तोलवाया तो उसने ये बोला, है ना, या फिर ऐसे बोल दो 0.4 केजी, 0.4 केजी। लेकिन इसने तो 2 केजी बोल के दिया था, क्योंकि 2 केजी से नीचे जाके मेजर ही नहीं कर पा रहा, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो सिर्फ 1 होगा। और ये पॉइंट के केजी में मान लो कि केजी से 1 डिजिट नीचे जाके मेजर कर रहा, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट डिजिट। ध्यान से और अच्छे से सुनना, ठीक है सर। अब यहां पे मैंने 2000 ग्राम लिखा है, सर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? तो जब भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता है। जब भी हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता। अगर मैंने इसको लिख दिया 2000 ग्राम, तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। जिसने भी किसी भी रीडिंग को रिपोर्ट करने का कुछ रूल बनाया है वो बोला कि ये रिपोर्टिंग गलत है। आप ऐसे नहीं लिख सकते A1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। और केजी को तुम ग्राम में चेंज करोगे तो जिस सिग्निफिकेंट डिजिट में आपने मेजरमेंट किया है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो सर इसमें लग तो 4 रहा है, नहीं। तो जब भी आप किसी चीज को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा पावर आता है ना, जो एक्स्ट्रा जीरोस आता है उसको हम पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये रिपोर्टिंग गलत है। हम क्या लिखेंगे? इस मास को लिखेंगे 2 इंटू केजी को लिखेंगे 10 टू द पावर 3 ग्राम, 10 टू द पावर 3 ग्राम। और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आ जाएगा? 2। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना जाएगा? 2। अगर सर मान लो कि हमने इस पॉइंट के बाद अंदर जाके मेजर किया होता, जैसे इसने मेजर किया है, इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसमें ऐसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए मास को लिखेंगे 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट बोलो कितने हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है। तो अगर तुम कोई भी चीज मेजर करते हो, जैसे तुमने कोई लेंथ को मेजर किया, लेंथ को मेजर किया और बोल दिया 400 मीटर, लेंथ इज 400 मीटर, 400 मीटर, तो ये रीडिंग लिखना गलत है। अब 400 मीटर को 00 लिख के नहीं लिख सकते। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, अगर कहीं ऐसा लिखा भी हुआ है तो इसमें आप सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही बोलोगे। इसमें जो मेजरमेंट की स्यूरिटी है वो सिर्फ 4 का है, 00 का नहीं है। वो 00 कन्वर्जन की वजह से भी आ सकता है। सर अगर मैंने मेजर किया ही होगा, मान लो पॉइंट के बाद मैंने सच में अगर मेजर किया है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो ध्यान से सुनना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप ऐसे लिखो L इज इक्वल टू 4.00 मीटर, 4.00 मीटर। अगर सच में आपने 3 डिजिट तक जाके मेजर किया है तो उसको आप पॉइंट और 00 से रिप्रेजेंट करो। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर भी कहते हैं। इसमें हो जाएगा 3 और इसमें हो जाएगा 1। यह तुम्हें समझ आया कि नहीं आया बताओ? यह समझ आया कि नहीं आया बताओ? और अगर आपने सिर्फ एक में मेजर किया तो इसको सही ढंग से लिखने का तरीका है 4 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर, 4 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर। सर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर होता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। तो तुम इसको किलोमीटर में बदल लो, मीटर में रखो, सेंटीमीटर में रखो, जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमेशा 1 ही रहेगा इस वाले मेजरमेंट में। एक ही डिजिट आपने स्यूरिटी के साथ मेजर किया है, वो है आपका 4। अगर आपने पॉइंट के बाद सच में 2 डिजिट मेजर किया है तो लिखने का तरीका ये 4.00 मीटर। सर इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखना ध्यान से। आप इसको लिखेंगे 4, अच्छा इसको आप ये नहीं लिख सकते, 4 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है। सर एक ही बात है, आप गलत कैसे बोल रहे हो? सुनो बेटा, क्योंकि ये जो रीडिंग लिखा हुआ है, जो रिपोर्टिंग लिखा हुआ है, वैल्यू चेंज कहां हो जाएगा? फील करो पहले, रूल तो कहीं भी पढ़ लोगे, इसको फील करो। जैसे मान लो 4.00 मीटर लिखा है, सर इसको मैं 4 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर लिख सकता हूं क्या? इसको मैं 4 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर लिख सकता हूं क्या? हां, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप लिख सकते हैं,
लेकिन अगर आपको सिग्निफिकेंट डिजिट ध्यान में रखते हुए लिखना है, सिग्निफिकेंट डिजिट ध्यान में रखते हुए लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर आपको डिजिट ध्यान में रखते हुए लिखना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट तो 1 हो जाएगा। आप ये नहीं लिख सकते। ये लिखने का मतलब समझो क्या है, इस लिखने का मतलब ये है कि तुमने पॉइंट के बाद ये डिजिट और ये डिजिट इतने एक्सटेंट तक जाकर तुमने सच में मेजर किया है, और सिग्निफिकेंट डिजिट को ध्यान में रखते हुए तुम्हें लिखना है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए, आप इसको लिखिए 4.00 सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर होता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख सकते हो। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब हम रीडिंग में कन्वर्ट करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम रीडिंग को कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल और मैंने यहां पे लिखा है, इसका बहुत बड़ी एग्जांपल मैंने ये लिखा है, चलिए यहां पे देखिए। जैसे मान लो यहां पे लिखा है L इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने एक्सटेंट तक जाके मैंने मेजर किया? जैसे मान लो कि मैंने एक स्केल लिया और स्केल में 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ही अगर मैं मेजर कर पाता, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक जाकर मेजर नहीं कर पाता, तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट में कैसे लिखता? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होता ना बेटा। लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट नीचे जाके मैं मेजर कर रहा हूं, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाए, फिगर हो जाएगा 2। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा? 2। बिल्कुल सही बात है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा 2। बहुत इजी है। अच्छा, मान लो कि मैंने और नीचे जाके पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर किया है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ही देखो एक सब्जी वाले का इंस्ट्रूमेंट और गोल्ड मेजर करने वाले के इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क है? इसके इंस्ट्रूमेंट में यही फर्क है कि ये 2 केजी के 1 केजी के ऑर्डर में ही मेजर कर सकता है। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है ना, अगर पॉइंट 2 केजी या पॉइंट 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम आ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगा पाएगा। तो हमें रीडिंग देख के ये पता करना आना चाहिए, हमें रीडिंग देख के ये पता करना आना चाहिए कि कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। इसी का सिग्निफिकेंट डिजिट का यही इंपॉर्टेंस होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट का क्या इंपॉर्टेंस? हम सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ के क्या करेंगे? तो कहीं पे भी कोई चीज लिखी हुई है तो आप देख के बता सकते हैं कि कितना एक्यूरेट रिजल्ट ये इसने दिया है, कितना एक्यूरेट रिजल्ट दिया है। जैसे कहीं 2 केजी लिखा हुआ है तो समझ जाओगे सब्जी वाले का रीडिंग है। 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी यही मेजर कर सकता है। और कहीं 2 केजी को भी लिखा हुआ 2.441 केजी, 2.4441 केजी, मतलब यार ये तो पक्का बहुत छोटे लिमिट तक जाके मेजर किया है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे आपके ज्यादा। समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूं? ठीक है, तो चलो यहां पे देखो, यहां पे बेटा समझना अच्छे से। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 2। इसमें बोलो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा? सर 3। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा? सर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा आपका 1 2 3 4 4। समझ रहे हैं? अगर डेसिमल प्लेस आ जाए उसके बाद कितने भी जीरो हो उस सारे को हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करते हैं। अगर आपने सच में मेजर किया है उस एक्सटेंट तक तो पॉइंट के बाद 0 0 लगाइए। 0 0 आप सीधा नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं 200 केजी, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे बताइए फटाफट। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट बेटा होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट होगा सिर्फ 1। 200 केजी में सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ होगा 1। क्यों होगा 1? सर इसमें इसलिए 1 होगा क्योंकि पॉइंट नहीं लगाया। तो डेसिमल, बिना डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरो होता है, मतलब लास्ट में जो जीरो होता है, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल प्लेस इज सिग्निफिकेंट। बिना डेसिमल के लास्ट में अगर जीरो आ जाए तो उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते हैं, उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते। और ये केमिस्ट्री में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। समझ रहे हैं आप? केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बताओ 400 सेंटीमीटर, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है सिर्फ 1। अच्छा 40040, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? इसमें 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 5। समझ में आया बात? तो देखो चीजों को रिपोर्ट करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने का हमने एक लिमिट बनाया हुआ है।
ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट, एक बच्चा बोल रहा है सर सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बताते बेटा। सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब यह है कि कौन से डिजिट तक हमने उसको एक्यूरेटली मेजर किया है ना, एक्यूरेटली कौन से डिजिट तक मेजर किया। जैसे 2 kg को 2000 ग्राम में लिख सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने मेजर तो 2 को ही किया है, 2 kg के नीचे जाके ये 00 तो मैंने मेजर ही नहीं किया। इसीलिए 200 ग्राम में भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 200 ग्राम में भी सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही हो जाएंगे। और इसका लिखने का ये सही तरीका नहीं होगा, इसका सही तरीका होगा 2 × 10⁻³ ग्राम, है ना, 2 × 10⁻³ ग्राम। समझ में आया? तो ये है सिग्निफिकेंट डिजिट का कंसेप्ट। (400 मीटर में सिग्निफिकेंट डिजिट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1। 400 डिजिट में सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा बेटा 1। ठीक है बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा 1 किसमें? 400 मीटर में। अच्छा इसमें क्या हो, कितना होगा? 1 2 3 4, ओहो हो 5 गलती से लिख दिया मैंने, इसलिए बच्चे बोल रहे थे रॉन्ग हो गया, 4 होगा। आई एम सॉरी, मैंने काउंटिंग गलत कर लिया, आई एम सॉरी, काउंटिंग गलत कर लिया। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 ही होंगे। बिल्कुल सही है आपका जवाब, बिल्कुल सही है आपका जवाब, 4 ही होगा, कोई खास बात नहीं, सिग्निफिकेंट डिजिट 4 ही होगा। अब बताओ 400,404, अब बताओ इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे? मान लीजिए मीटर में मैंने मेजर किया है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? फटाफट बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 1 2 3 4 5। डेसिमल प्लेस के बाद अगर पॉइंट आता है तो हम उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। डेसिमल प्लेस के बाद अगर पॉइंट 0 आता है, डेसिमल प्लेस के बाद अगर 0 आता है तो हम उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। बिल्कुल 5 इज सही जवाब, 5 इज अ करेक्ट जवाब, क्योंकि यहां पे पॉइंट मैंने दिया है, क्योंकि मैंने यहां पे पॉइंट दिया है। ठीक है बेटा, चलो मान लो कि लेंथ को मैंने लिखा 85 mm। mm का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। mm का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ अच्छे से? मिलीमीटर। तो मैंने इसको लिखा है एकदम 55, बिल्कुल सही जवाब है आपका 555। अब मैंने लिखा इसको 85 mm। अगर मैं mm से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, mm से किस में कन्वर्ट करूं? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, तो 1 mm इज इक्वल टू कितना हो सेंटीमीटर होता है? फटाफट बताओ। 1 mm इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ठीक है, तो जैसे mm से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने? 2। इसमें कितने? सर 2 ही है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर आप 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो और 100 से डिवाइड कर दोगे। देखो मीटर एक बड़ा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है, तो नंबर उसमें छोटा होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻²2 मीटर, तो 100 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.085। अब यहां पे कोई डिजिट अगर नहीं है, नंबर से पहले कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल प्लेस के बाद के 0 पे, डेसिमल प्लेस के बाद मान लीजिए 0 आ गया बिना किसी डिजिट के, तो उसको इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब आप इस 0 को सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करेंगे। हालांकि डेसिमल प्लेस के बाद अगर कोई 0 आता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, लेकिन तभी जब उससे पहले कोई नॉन जीरो आया होता है। तो उससे पहले अगर कोई नॉन जीरो आया होता है तभी हम उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट ले? 2। सर नहीं आया समझ तो सुनो ध्यान से, नहीं आया समझ तो सुनो ध्यान से। मैं इसको जब मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा था तो मैं ये भी तो लिख सकता था 8.5 × 10⁻² मीटर, ये भी तो लिख सकता था। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? सर 2, तो इसमें भी तो 2 ही होंगे, एक ही तो रीडिंग है भाई। 10⁻² बोलने का मतलब क्या है? 100 से डिवाइड करना। 10⁻² बोलने का मतलब क्या है? 100 से डिवाइड करना। इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, इसमें भी 2 है। डेसिमल प्लेस के बाद बिना नॉन जीरो नंबर के अगर कोई 0 आ जाए, नॉन जीरो मतलब बिना किसी नॉन जीरो डिजिट के ही 0 आ जाए, तो उसको हम इनसिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। जैसे देखो यहां पे जब मैं इसी रीडिंग को किलोमीटर में कन्वर्ट करा तो यह है 0.000085 किलोमीटर, मतलब 10⁻³ और लगा दूं, 10⁻³ और लगा दूं, कहने का मतलब है कि एक जीरो के डेसिमल प्लेस के बाद 1 जीरो, डेसिमल प्लेस के बाद 3 जीरो और लगा दूं, तो 1 2 3 4 ये आ गया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? इसमें भी 2 ही होंगे, क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद अगर 0 आ रहा है बिना किसी नॉन जीरो नंबर के तो उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। बताओ चमका ये बात, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 2 ही होंगे।
ठीक है, ये हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ सब में 2 होंगे, बिल्कुल सब में 2 होंगे, सब में 2 होंगे, सब में 2 होंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर 70.00 में कितना होगा? तो कई बार बता चुका बेटा, इसमें होगा 4। सर क्यों? क्योंकि पहली बात इधर नॉन जीरो आ गया, क्या आ गया? 7 आ गया, नॉन जीरो। 7 नॉन जीरो आने के बाद डेसिमल प्लेस के बाद जितने भी जीरो आएंगे, लेकिन डेसिमल प्लेस के बाद तुम्हारा जीरो आने से पहले कोई ना कोई इधर नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तभी इसको हम सिग्निफिकेंट काउंट कर सकते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होगा बेटा 4, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब चलो, अब ये तो कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अब सारे रूल को एक बार और अच्छे से मैं बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सारे रूल को मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूं, बिल्कुल चमका, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलो, पहला रूल क्या है सुनना, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यस, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब झंझट जीरो में है, नॉन जीरो डिजिट में तो कोई झंझट ही नहीं साहब। अरे दादा, झंझट कहां है? दिक्कत कहां पे? दिक्कत कहां पे? जीरो के साथ दिक्कत है, जीरो के साथ दिक्कत है। नॉन जीरो नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसे लिख दे 4 3 4 2 3 1 5 6 7 8 9 0। जीरो मत लिख, जीरो मत लिख, जीरो मत लिख, ले 6 लिख दे, 3 लिख दे, 2 लिख दे, 1 लिख दे। बता कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर मैं सर यहां पे डेसिमल लगा दूं तो भी सारे होंगे। डेसिमल लगा ना लगा, सुन मेरी बात, डेसिमल लगा ना लगा, नॉन जीरो नंबर सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो नंबर अगर कहीं पे लिखा है, मतलब पक्की बात है कि उसको मैंने मेजर किया है। क्लियर है? ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो उसको हम सिग्निफिकेंट ही मानेंगे, उसको हम सिग्निफिकेंट ही मानेंगे। क्लियर है ये बात? चलो, 3 हो गया। 405 में कितना होगा? 3। ऑल जीरो ऑन अ लेफ्ट साइड आर नॉन सिग्निफिकेंट। लेफ्ट साइड का मतलब है ऐसा, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं ऐसा, 0.43.0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? अच्छे से काउंट करके बताओ। लेफ्ट का मतलब है नॉन जीरो से लेफ्ट। ऑल जीरो ऑन अ लेफ्ट साइड आर नॉन सिग्निफिकेंट, लेफ्ट साइड ऑफ अ नॉन जीरो। लेफ्ट साइड, जैसे ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इसमें सिग्निफिकेंट जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट फटाफट बता दो तो मैं समझ जाऊंगा। एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी मैं समझाता हूं। चलो पहले ये बताओ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे इसमें? फटाफट फटाफट बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे इसमें? यस, 3। बहुत बढ़िया बेटा, कोई डाउट ही नहीं है, एकदम 3 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? तो देखो, नॉन जीरो के जो लेफ्ट साइड में जीरो है, बिना नॉन जीरो के जो लेफ्ट साइड में जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं लिख दूं 0.4 मीटर, तो तुम लॉजिकली सोच के बताओ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 0.04 मीटर। तो पहले जीरो लगाने का क्या मतलब भाई? अगर मान लो मैंने तुम्हें पैसे दिए 0.0001 रुपीज, तो मैंने कितने दिए? तुम्हें बहुत पैसे दे दिए क्या? थोड़ा लॉजिकली सोच के बता। यस, 333 इज अ करेक्ट आंसर, 33 इज अ करेक्ट आंसर। थोड़ा लॉजिकली सोच के बता, है ना? कई बच्चों को सिग्निफिकेंट डिजिट का सिग्निफिकेंट समझ में नहीं आ रहा। सिग्निफिकेंट डिजिट तो काउंट करना आ गया, लेकिन ये सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या होता है सर, ये नहीं बुझा रहा। सर सिग्निफिकेंट डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये नहीं समझ में आ रहा। तो समझाता हूं, चल देख, एकदम जोरदार तरीके से समझाता हूं। देख, मैंने अगर तुम्हें पैसे दिए 0.0001 रुपए, तो बता कितने दिए? क्या तुम इतने पैसे लेके, इतने जीरो वाले पैसे लेके अमीर बन जाओगे क्या? आज ही तू एकदम भिखमंगा रामलाल से एकदम अमीर बन जाएगा क्या? इतने पैसे दे दिए, 0.001 रुपीज। तो बता ना, बता कितने पैसे दिए मैंने? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 1। 1 रुपए मिला, और वही जीरो में उधर लगा दूं तो बहुत पैसे मिले। तो फील करना इस बात को कि किसी नॉन जीरो के पहले अगर जीरो लगा दूंगा तो उसका कोई मतलब है क्या यार? नहीं सर, कोई मतलब नहीं। तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, समझ में आया? तो 1 2 3 ये सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। एग्जैक्ट नंबर है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या है? जिसको हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया है। जैसे मानो एक पेन है, तो पेन तो एक ही होगा सर, एक ही होगा, पेन तो एक ही होगा, इसमें कोई एरर हो ही नहीं सकता। कोई अंधा है क्या? एक पेन को 2 पेन तू देख सकता है क्या? जैसे जब हम मेजर करते हैं, तो जब तू कल्लू सब्जी वाले से 2 केजी सब्जी लिया है, तो क्या उसने 2 केजी ही दिया? थोड़ा फील करना इस बात को। अगर तूने कल्लू सब्जी वाले से 2 किलो सब्जी लिया है, तो क्या तुम्हें उसने 2 केजी सब्जी दिया? क्या सही बात है? एक बात बताओ,
अगर तूने कल्लू सब्जी वाली से, सब्जी वाली नहीं, सब्जी वाला से, सॉरी, कल्लू सब्जी वाले से 2 केजी सब्जी लिया तो पक्का उसने 2 केजी दिया है। हो सकता है वो कम दिया हो सकता है कम दिया हो, 2-4 ग्राम या 2-400 ग्राम कम दिया हो। अब जब तुम कुंटल में सब्जी, कुंटल समझते हो, कुंटल मतलब 100 केजी को 1 कुंटल बोलते हैं। तो जब हम बड़े बड़े शॉप होते हैं ना, जिसको कहते हैं होलसेलर के शॉप में, होलसेलर के शॉप में मान ले तेरे पिताजी के आलू लेने और उन्होंने 400 केजी आलू खरीदा। अब 400 केजी आलू खरीदा तो क्या 400 ही दिया होगा? हो सकता है 1-2 केजी उसके वेइंग मशीन में एरर हो, वेइंग मशीन में एरर हो। तो जब हम मेजर कर रहे थे तो 2 केजी सब्जी के केजी में मैंने बोला कि इसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। मतलब मैं ये श्योर नहीं कह सकता हूं कि ये पॉइंट के बाद 0.1 ग्राम में मेजर ही किसने नहीं किया है, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक ही डिजिट के अबाउट मैं श्योर हूं, इससे नीचे इसने कुछ मेजर ही नहीं किया। और मान लो सब्जी वाले ने 2.135 ग्राम मेजर किया, मतलब ये सोना तौल रहा है कि सब्जी तौल रहा है। अगर मान लो तूने कल्लू से सब्जी मांगा, अब कल्लू ने सब्जी मेजर किया ये 2.135 केजी और एग्जैक्ट उसने तौल के दिया। कितना आलू दिया बता? 2.135 ग्राम, सॉरी इतना केजी दिया। मतलब उसने कितने डिजिट तक जाके मेजर करे? यहां तक मेजर किया, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 4। अब किसी मेजरमेंट में जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट है वो मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट है। मेरी बात सुनना, हायर द सिग्निफिकेंट डिजिट रिप्रेजेंट हायर द एक्यूरेसी। अब कल्लू बोल रहा नहीं मैं 2 केजी के टर्म्स में मेजर करूंगा। अब मुझे पता ही नहीं यार कि इसने 100 ग्राम ज्यादा दिया कि 200 ग्राम ज्यादा दिया, लेकिन अगर मेजरमेंट लिखा है 2.135 ग्राम तो मुझे पक्का बता है 2 केजी और 0.1 मतलब 100 ग्राम 35 मतलब 2 केजी 135 ग्राम तक उसने सही मेजर किया है। उसके बाद थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। मतलब इसके लिए तो मैं श्योर हूं ना, इसके लिए तो श्योर हूं ना। हाँ 0.5 की जगह 0.6 थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। समझ में आया कि नहीं है? तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होता है हायर द एक्यूरेसी होती है। क्या होती है? हायर द एक्यूरेसी होती है। समझ आया? तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 4। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 2। अब मान लो ये पेन है, ये मार्कर है, बता कितने मार्कर है? और एक 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 मत लिखना, अंधा मत बन। तुम्हें एक दिख रहा है तो एक ही लिख। कितने मार्कर है बता, कितने मार्कर है बता। यस, हायर द सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब हायर द मेजर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, हायर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। बता कितने मार्कर है? सर एक है। क्या 1.1 हो सकता है क्या? नहीं। 1.2 हो सकता है क्या? नहीं। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? इनफाइनाइट। एक मार्कर को हम फिजिकली लिखते हैं, देख इधर, एग्जैक्ट नंबर है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब है कहीं एक मार्कर है तो ऐसे लिखते हैं 1.000000000। ये कहते हैं इसमें कोई एरर ही नहीं है। एक मार्कर मतलब एक मार्कर, एक मार्कर मतलब एक मार्कर, इन्फिनिटी मार्कर थोड़ी ना होगा। तो इनफाइनाइट, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब इसमें कोई एरर ही नहीं है। अगर कोई दूसरा मार्कर लाओगे तो 2 मार्कर होंगे या 3 मार्कर होंगे। ऐसा नहीं है कि 3 केजी का मतलब 3 केजी है। 3 केजी का मतलब वो 3.1 केजी भी हो सकता है। 3 केजी का मतलब 2.9 केजी भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही है। फील करो इस बात को, इसलिए हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही है। लेकिन अगर मार्कर एक है मतलब एक मार्कर मतलब एक मार्कर। मेरे हाथ में कितने बोतल है बता? मेरे हाथ में कितने बोतल है बता? कितने बोतल है मेरे हाथ में? कितने बोतल है? एक। अब 1.5 बोतल तो नहीं हो सकता ना। अंधा भी देख के बता देगा सर एक ही बोतल है। सर अंधा कैसे देख पाएगा? अंधा मतलब दिमागी रूप से अंधा, आंख वाला अंधा नहीं। एक बोतल है तो एक बोतल तो इनफाइनाइटली करेक्ट हो गया ना। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 1। क्लियर है ये बात? चलो चलो इधर देखो, ये मैंने समझा दिया आपको, ये भी मैंने समझा दिया, ये भी मैंने समझा दिया। अब हम सवाल करते हैं, सवाल करते हैं और सारे सवाल हम सही कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन दिस, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करके फटाफट बताओ। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करके फटाफट बताओ। तो चलो ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं। देखो इधर डेसिमल प्लेस आ गया लेकिन कोई नॉन जीरो नंबर नहीं, तो इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे। 1 काउंट होगा, 1 0 2, ये 0 काउंट होगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद आया है। डेसिमल प्लेस इधर आ गया ना, इसके बाद ये 0 आया है। तो हम बोलेंगे 1 2 3 4। क्या बोलेंगे बेटा? 1 2 3 4। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे? 4, क्योंकि बेटा ये पॉइंट के बाद आया है, पॉइंट्स के बाद आया। देखो ये पॉइंट, यहां पे पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इस पॉइंट के बाद आया है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट कर लेंगे। कितने हैं?
4। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 4। सभी लोगों का जवाब है डी 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 डी। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, बिल्कुल सही बेटा, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, बताओ इसमें कितने होंगे? इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस बताओ कितने होंगे? सर इसमें होंगे 1 2 1 2 3, इसमें हो जाएंगे 3। क्लियर है क्या ये बात? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 4 4, एकदम सही है, एकदम सही है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बताइए फटाफट? डी। नेक्स्ट बताइए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 0.007, 0.007, देखो 0.007, इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट? सर इसमें हो जाएंगे D1। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 1। इधर देखो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में बताओ, इस मेजरमेंट में कितना हो जाएगा? इस मेजरमेंट में हो जाएगा आपका ये द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डी। ये कुछ गलत ऑप्शन बना दिया कहीं से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पे मैं सर्कल करके लिख लेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बताओ? 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 4, और इसमें बेटा हो जाएंगे 4। दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा 4। दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। बिल्कुल एकदम सही जवाब है आपका, डी डी डी। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? तो देखो 1 2 3 4, और लिखा है 90.00, तो पॉइंट से पहले ये नॉन जीरो नंबर आ गया और उसके बाद 0 0, तो 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 4। बहुत इजी सवाल है, कोई खास बात नहीं है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, तो आपको ये मैंने बता दिया था कि जब हम यूनिट चेंज करते हैं तो पावर आ जाता है, लेकिन पावर को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, जो नंबर होता है उसी को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 3। बताओ कौन सा आंसर टिक करूं मैं? बी। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे? बी। चमका 4 4, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। 4 4 4 4 4 4 4, बिल्कुल सही बात है। 4 4 4 4 4, बिल्कुल सही बात है। इसमें बताओ, इसमें फटाफट बताओ, इसमें हो जाएंगे 3। ठीक है, 1 2 3। चलो देखो, गिवन P इज इक्वल टू दिस एंड Q इज इक्वल टू दिस एंड R इज इक्वल टू दिस, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन P Q एंड R, तीनों में ही सिग्निफिकेंट डिजिट हमें काउंट करना है, तीनों में ही हमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना है। तो फटाफट बताइए, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे आपके 2, देखिए सिर्फ 2, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे आपके 3, और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। बी 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 बी, यस 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 यस, बी और 3 बोलना बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में 3 आंसर है, बिल्कुल सही है। इसका देखते हैं क्या जवाब देते हैं आप लोग। देखिए 0.0030, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 2, देखो ये वाला 2, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 3, और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 1। 1 क्यों? तो मैंने आपको बता दिया है, 3000 डेसिमल प्लेस नहीं है कहीं भी, और सिर्फ 000 लिखे जा रहा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा बेटा आपका सिर्फ 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बिल्कुल सभी बच्चों का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ जब आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइनल रिजल्ट इज रिटन इन अ मिनिमम डेसिमल प्लेस। जो फाइनल रिजल्ट होगा, जिस 2 नंबर को आप ऐड कर रहे हो, जिस भी 2 नंबर को आप ऐड कर रहे हो, तो फाइनल रिजल्ट 2 में से जिसमें कम डेसिमल प्लेस होगा, मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उसको डेसिमल प्लेस कहते हैं, तो कम डेसिमल प्लेस के टर्म्स में आप आंसर देंगे। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप सिग्निफिकेंट, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। फाइनल रिजल्ट रिटन इन अ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 2.413, ये है वैल्यू ए का, देखिए यहां पे ए का, और ये बी, देन फाइंड ए प्लस बी। जब आप ए प्लस बी करने की कोशिश करोगे, ए प्लस बी करने की कोशिश करोगे, तो ए देखो क्या है 2.413 प्लस बी की वैल्यू बताओ 1.2। चलो आप इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये कुछ होगा 3 1 और 4 और 2 6.2 और 1 3, ये आएगा। क्लियर लिखा है मैंने, सही लिखा है क्या? ठीक है, ये एडिशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन सर जब आप इसको लिखोगे तो हमें ना दोनों डिजिट में से जिसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस है उसी के टर्म्स में आंसर लिखना है। ठीक है साहब, तो आप देखिए ए आपका ये रहा, इसमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसको डेसिमल प्लेस कहते हैं, इसके पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस है, तो इस पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस के टर्म्स में आप आंसर लिखेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 इज अ करेक्ट आंसर। ये गलत हो जाएगा,
सर ये गलत, एडिशन का गलत है क्या? नहीं, एडिशन की वजह से गलत नहीं हुआ है। हमने ये रूल बनाया है कि जब आप ऐड करेंगे दो डिजिट को, तो दोनों डिजिट में से जिसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस तक जितने भी नंबर है, मतलब मिनिमम डेसिमल प्लेस जिसमें है, उसी के टर्म्स में फाइनल रिजल्ट होगा। कारण बता सकते हो? वाई, रीजन, रीजन वाई, वाई वाई वाई, रीजन क्या? 3.6 इज अ करेक्ट आंसर, सबको समझ आ गया। 3.6 इज अ करेक्ट आंसर, बट वाई, रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन बताइए, कारण बताइए, फटाफट कारण बताइए, रीजन क्या है इसका? नहीं, राउंडिंग ऑफ करके तो हमने आंसर निकाला है। राउंडिंग ऑफ करके तो हमने नहीं, राउंडिंग ऑफ से तो हमने दो डिजिट हटाए, वो तो मैं सिखाऊंगा बाद में। हम मिनिमम डेसिबल प्लेस के टर्म्स में आंसर क्यों लिख रहे हैं? क्या रीजन है? लो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, राउंड ऑफ नहीं, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। चलो मैं बताता हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, तुम सब समझ रहे हो। देखो रीजन ये है कि मान लो बी मास है, लेंथ है, जो कुछ भी है, मैंने यहां पे लिखा है 1.2, मतलब पॉइंट के बाद मैं एक ही डिजिट पे जाके मेजरमेंट कर रहा हूं। अब इसके पॉइंट के बाद एक डिजिट तो ट्रू लिखा, अब दूसरा डिजिट हमें पता ही नहीं कि वो क्या है। पॉइंट के बाद एक डिजिट तक तो हमने लिखा 2, उसके बाद हमें पता ही नहीं, उसके बाद वो कुछ भी हो सकता है, उसके बाद एरर है, उसके बाद मैं मेजर कर ही नहीं पा रहा हूं। और जब मैं इस लेंथ को या इस लेंथ को या इस मास को इस मास के साथ ऐड करता हूं, तो इसकी मेजरमेंट पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक है, लेकिन इसके पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट क्या हमें पता ही नहीं। तो जब इन दोनों का सम करूंगा, तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट तक तो चलो ठीक है, लेकिन इसका दूसरा डिजिट हमें पता ही नहीं, उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है। मतलब इसके सिग्निफिकेंट डिजिट ही 2 हैं, उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है। पॉइंट के बाद 2 तक हमने मेजर किया, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हमने मेजर किया, अब पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट हमें पता ही नहीं क्या है। तो इसका मैं पता करके भी क्या कर लूंगा जब मैं दोनों का एडिशन करूंगा। तो फील करने की कोशिश करो इस बात को। क्या तुम्हें चमका ये बात? चमका बात? टू अवॉइड कंफ्यूजन नहीं बेटा, टू अवॉइड कंफ्यूजन नहीं, नो नो नो, टू अवॉइड एरर, एक्यूरेसी के लिए। जो चीज हमें पता ही नहीं, चलो मान लो ये मास और ये मास है, दोनों को मैंने ऐड किया और ये आंसर आ गया। तुम कह रहे हो मेरा नेट मास आया 3.613 kg, और जब मैं पूछूं दूसरा मास क्या था तो 1.2, मतलब दूसरा मास में तुम्हारी औकात नहीं थी कि पॉइंट के बाद तुम 2 डिजिट मेजर कर लो और आंसर तुम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक दोगे। मतलब ये समझ रहे हो कुछ भी? अबे जब तेरी औकात थी यहां पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर लेने की, तो करता ना। औकात है ही नहीं इसकी, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट की औकात है और रिजल्ट लिखोगे तुम 3 डिजिट में। अपनी औकात से बाहर का काम कैसे कर सकते हो साहब? हां, इसकी औकात थी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर लिया, लेकिन इसमें तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक मेजर कर पा रहा, तो इसकी औकात ही है पॉइंट के बाद एक डिजिट तक मेजर कर पाने की। जब तुम ए और बी को जोड़ोगे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक सर्टेनिटी है, तो उसके एक ही डिजिट तक आप आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आप कैसे लिख लोगे जब औकात ही नहीं थी? जब औकात थी तो कर लेता मेजर पहले 3 डिजिट तक, फिर लिखता। समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? किसी भी चीज का कोई रीजन होता है ना, समझ में आया कि नहीं है? चलो ये देखो, ए है 25.5 और बी है 5, देन फाइंड ए बाई बी। ऐसे एकदम छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, नीट 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल वही है, 25.5 और बटा 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा कुछ 5.1, लेकिन ए और बी में से जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कम है उसके टर्म्स में हम आंसर देंगे, उसके टर्म्स में ही हम आंसर देंगे। समझ में आया? चमका, अरे एकदम जोरदार चमका, अरे बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही, एकदम जोरदार। एक बच्चा पूछे सर औकात क्या होता है? कहां से आए हो भाई? औकात नहीं पता? लिमिटेशन, कैपेसिटी। औकात मींस कैपेसिटी, कैपेसिटी। चलो इधर देखो, बताओ, ये कह रहा सिग्निफिकेंट डिजिट 5 तक है। अब इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, हमें कोई मतलब नहीं है, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म से आंसर देना है। अब एक ही के टर्म से आंसर आना चाहिए, 2 आ रहा है, लेकिन हम आंसर लिखेंगे 5 इज अ करेक्ट आंसर। 5.1 ऑप्शन में होगा, लेकिन आपको टिक करना है सिर्फ 5, आपको टिक करना है सिर्फ 5। चलिए ये बताइए
1.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ये जोरदार है। ये सवाल जोरदार है। अब बताओ ABCD में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, जल्दी बताओ फटाफट। आगे बताओ, ये सवाल बताओ तो बेटा फटाफट बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा। चलो मैं देखता हूं, देख के बताता हूं कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुझे लग रहा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मुझे लग रहा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मुझे लग रहा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कई बच्चे लिख भी रहे हैं नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सर ऐसे कैसे, 1.5 डिवाइडेड 1.5 तो 1 ही होगा ना सर। 1.5 डिवाइडेड बाई सेम डिजिट से आपने डिवाइड कर दिया। 1.5 डिवाइडेड 1.5 तो 1 होना चाहिए। नहीं, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, दोनों में 2 2 है, तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स में होगा। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये रहा एकदम जोरदार सवाल। यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं, कई बच्चों ने किया भी है। ऑप्शन नंबर ए अभी भी लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं कई बच्चे ऑप्शन नंबर ए अभी भी लिख रहे हैं। भाग्य, हाँ पता नहीं कौन है, काजल सोनी। अरे एक ही नाम रख लेते, दोनों नाम रख लिया तुमने, काजल और सोनी, और आंसर तुमसे एक भी नहीं आ रहे। नाम तुमने 2 2 रख लिए, आंसर तुमसे एक भी नहीं आ रहे। बेटा एक बात बताओ, मतलब मैं तुम्हें एडिशन और डिवीजन पढ़ा रहा, जो तुम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ चुके हो, तो ऑब्वियस बात है कि तुम 11th क्लास में आके भी डिवीजन पढ़ रहे हो, तो कुछ तो खास बात होगा आप डिवीजन में। अब 1.5 डिवाइडेड 1.5 1 होता है, बिल्कुल तुम लिख लो, आंसर यही आएगा किताबों में, न्यूमेरिकल में। लेकिन तुमसे जब सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ लिखने को बोलेगा ना, तो तुम 1.1 ही लिखोगे, बी ही लिखोगे। समझ में आया कि नहीं आया, बी ही लिखोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यह है नीट 2020 का सवाल। यह नीट 2020 का सवाल, फटाफट बताइए क्या है। टेकिंग अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। यह नीट 2020 का सवाल है, यह नीट 2020 का सवाल है। क्या होगा आंसर बताइए प्लीज, नीट 2020 का सवाल है, क्या होगा आंसर बताइए प्लीज, फटाफट बताइए। आज तुम्हें मजे आ रहे होंगे ना, आज मतलब वैसा कोई सवाल ही नहीं जिसमें एमआर स्टार लगाना हो। सवाल में थोड़ा दम हो, दुनिया मजदूरी करती हो, तब तो एमआर स्टार लगाओ। ये तो एकदम ऐसे दिमाग से पैदल वाले बच्चों के लिए, ये एकदम इसमें क्या लगाना, छोटी छोटी चीज है। आज लग रहा हो कि सर कुछ आसान चीज पढ़ा है आपने। कल वाला तो सर 2 बार बेहोश हो गया था मैं। बच्चे बोलते सर इतना मुश्किल है, 2 बार बेहोश हो गया मैं, क्लास के बाद 2 बार उल्टी हो गया मुझे, इतनी हालत खराब, इतनी औकात कम है तुम्हारी। औकात मतलब कैपेसिटी। चलो बताओ क्या आंसर होगा इसमें। बच्चे बोल रहे हैं डी 9.9, बी बोल रहे हैं कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। क्या होगा आंसर फटाफट बताइए। तो इसमें लगाते हैं एमआर स्टार। चलो जब बात आ गई है तो एमआर स्टार लगाते हैं। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें घटाना ही तो है। सुनो ना, बताता हूं एमआर स्टार। जब भी आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मिनिमम डेसिमल प्लेस के टर्म्स में आंसर देते हैं, मिनिमम डेसिमल प्लेस। तो यहां पे जब डेसिमल प्लेस देखे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। यहां पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बोल रहा हूं। डेसिमल प्लेस का मतलब और सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब अलग होता है। डेसिमल प्लेस मतलब होता है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, और इसमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है। तो आंसर वही सही होगा जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, गलत हो गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सही हो गया। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, गलत हो गया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, गलत हो गया। सब्ट्रैक्शन का सवाल ही नहीं था ये। कई बच्चों ने इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाला होगा। कितने लोगों ने बिना सब्ट्रैक्शन के निकाल लिया बताओ। हमें तो सीधा एमआर स्टार देखना था। मिनिमम डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस, मिनिमम डेसिमल प्लेस को देख के सीधा आंसर करना है। हमें इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, मिनिमम डेसिमल प्लेस को देख के ही आंसर करना था। कितने लोगों ने मिनिमम डेसिमल प्लेस देख के आंसर कर दिया बताओ। सिंपल हो जाएगा 9.98। कैसे, तो देखो यहां पे पॉइंट के बाद, यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। यहां पे पॉइंट के बाद 4 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो मिनिमम होना चाहिए। पॉइंट के बाद 1 के टर्म्स में आंसर नहीं लिख सकते, मिनिमम डेसिमल प्लेस। तो पॉइंट के बाद मिनिमम 2 डेसिमल प्लेस तो होना ही चाहिए था, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। कई बच्चों को शर्म आ रहा होगा, जिसने सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाला है ना, उसको शर्म आ रहा होगा। शर्मा ले, कोई बात नहीं, थोड़ा शर्मा। कोई नहीं देख रहा, मैं भी नहीं देख पा रहा, थोड़ा शर्मा ले, थोड़ा हंस ले, थोड़ा मुंह घुमा ले, छिपा ले मुंह, शर्मा ले,
चल आगे देख, सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख रहा था तू। मी बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्ट आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे देखते हैं। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ है, मान लो कोई मेजरमेंट में 4 डिजिट है, लेकिन मुझे 2 ही के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो उसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। इफ डिजिट बी, ओ हो, राउंडिंग ऑफ तो करना है, लेकिन राउंडिंग ऑफ में ना मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख के दिए थे जिसमें मुझे ट्रू फॉल्स पूछना था। ठीक है बेटा, कुछ स्टेटमेंट लिख के दिए थे जिसमें मुझे ट्रू फॉल्स पूछना था, तो उसने इसमें चिपका दिया इधर आके। तो कोई बात नहीं, चिपका दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे इसको मैं अलग कर देता हूं, देखो इसको मैंने बॉक्स बना के अलग लिख दिया। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ हम बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन राउंडिंग ऑफ से पहले फटाफट ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है बस। ये 3-4 स्टेटमेंट लिखा है, फटाफट बेटा ट्रू फॉल्स बता दीजिए इसमें, है ना, ट्रू फॉल्स बता दीजिए। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी फिजिकली करेक्ट। ट्रू फॉल्स बता दीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, ये मैंने उनको लिख के दिया था, लेकिन उन्होंने गलत जगह टाइप कर दिया, कोई बात नहीं, फिजिक्स थोड़ी ना आता। फॉल्स, बिल्कुल सही बात है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, नीचे वाला है तो ऊपर वाले की कोई गारंटी नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? मस्ट, मस्ट नहीं मे लिखना चाहिए था इसको, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। और फॉल्स लिखने का कारण क्या है? मे। सेकेंड वन, डायमेंशनली इनकरेक्ट मस्ट बी फिजिकली करेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट मतलब डायमेंशनली गलत है, मतलब फर्स्ट फ्लोर है ये नहीं है। डायमेंशनली इनकरेक्ट मतलब फर्स्ट फ्लोर है ये नहीं है, है ये नहीं है, फर्स्ट फ्लोर है ये नहीं है। डायमेंशनली इनकरेक्ट मतलब फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं। मस्ट बी फिजिकली करेक्ट, क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है? अगर डायमेंशनली गलत है तो फिजिकली तो गलत ही होगा, फिजिकली करेक्ट कैसे हो गया? फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन मतलब फिजिकली गलत है। मे बी डायमेंशनली करेक्ट, यस दिस वन इज ट्रू, दिस वन इज ट्रू। फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन मतलब फिजिकली गलत है। एग्जांपल भी बता देता हूं, काइनेटिक मोमेंटम इज इक्वल टू 2mv। मान लो मोमेंटम बराबर mv होता है, मोमेंटम को 2mv लिख लिया, तो 2 का तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो डायमेंशनली सही होगा लेकिन फिजिकली गलत है। देखो फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन मतलब सेकेंड फ्लोर नहीं है, फिजिकली इनकरेक्ट मतलब नहीं है। मे लिखा है, मे बी डायमेंशनली करेक्ट, तो फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, ये ट्रू होगा। बच्चों ने भी ट्रू बोला होगा, बच्चों ने भी ट्रू बोला होगा, यस बच्चों ने भी ट्रू बोला है। फिजिकली करेक्ट मे बी डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकली करेक्ट मे बी डायमेंशनली करेक्ट, फॉल्स। फॉल्स क्यों भाई? फॉल्स क्यों बताओ? फिजिकली करेक्ट मे बी डायमेंशनली करेक्ट, अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही, मस्ट होना चाहिए। ये मे लिख के ना गड़बड़ कर दिया काम, मे लिख के गड़बड़ कर दिया काम। समझ में आ गया आपको? एक बच्चे ने इस चारों का जवाब दिया है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। फॉल्स जो कहां है? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ना 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 ना। अबे रामलाल, शिवांगी, गलत बात बेटा, इतनी जल्दी में काहे हो, इतनी जल्दी में काहे हो? लास्ट वाला फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सब में फॉल्स लगा दिया, बकलोल, सब में फॉल्स लगा दिया। लास्ट वाला बताओ क्या होगा, बताओ लास्ट वाला बताओ क्या होगा? फिजिकली करेक्ट मे बी डायमेंशनली करेक्ट। तुम फील नहीं, फील से तुम्हारा अंग्रेजी खराब है, बकलोल। फिजिकली करेक्ट सेकेंड फ्लोर है, फिजिकली मतलब सेकेंड फ्लोर होता है, सेकेंड फ्लोर है। देन व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? तो फिजिकली अगर करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। मस्ट, मस्ट आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए। कितने लोगों को चमका की मस्ट आना चाहिए? बता दो फटाफट, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, यस फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स इज अ करेक्ट आंसर। देखो, इफ डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 देन देयर इज नो चेंज इन प्रीसिडली, मतलब प्रीवियसली लिखना था, प्रीवियस, प्रीवियस नंबर। जैसे लिखो, यहां पे लिखा है मैंने 2 4 6 8। अब मुझे इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 3 ही डिजिट में आंसर लिखना है। असल में यहां पे लिखा क्या है मैंने, देखना ध्यान से, यहां पे लिखा है मैंने 2 4 6 8। मुझे इसको राउंड ऑफ करके, लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करके 3 ही डिजिट में आंसर लिखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, अगर वो डिजिट 5 से ज्यादा है, 5 से क्या है, रिमूव्ड इज लेस देन 5। अच्छा, लेस देन 5 वाला देखना, अभी कोई बात नहीं, लेस देन 5 वाला मैं यहां पे 4 लगा देता हूं, सॉरी आई एम सॉरी, है ना, लेस देन 5 वाला देखना, तो मैंने 4 लगा दिया। अब मुझे 4 को राउंड ऑफ करना है, तो मुझे फाइनल डिजिट क्या लिखेंगे? तो 4 अगर 5 से कम है तो उसको हटा देंगे और प्रीवियस डिजिट एज इट इज रह जाएगा। देयर इज अ नो चेंज, नो चेंज इन अ प्रीवियस नंबर, तो आंसर लिखेंगे 2 2 4 6। ये 3 डिजिट तक
ये 3 डिजिट तक हो गया, समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आपका जवाब ठीक है, आपने सही लिखा है, 247 सही लिखा है। अगर यहां पे 2468 होता तो अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है, लास्ट डिजिट अगर 5 से ज्यादा है, तो प्रीवियस नंबर को हम क्या करते हैं कि 1 से बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 247। आपका आंसर बिल्कुल सही है, बस मैंने ऊपर नीचे कर दिया। आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, बस मैंने ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सर 5 ही होगा तो क्या करेंगे? इफ डिजिट इज 5 देन प्रीवियस नंबर रिमेन्स सेम। देखिएगा, इफ लास्ट डिजिट 5 देन प्रीवियस नंबर रिमेन्स सेम इफ इट इज इवन एंड इंक्रीजेस बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट क्या है बेटा? लास्ट डिजिट आपका 5 है। लास्ट डिजिट इज 5। 5 से ज्यादा है तो 1 से बढ़ा देंगे, 5 से कम है तो एज इट इज रहेगा। अगर लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 है, लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 है, देन उससे पहले वाला अगर इवन है तो एज इट इज रहेगा, और अगर वो ऑड है तो इंक्रीजेस बाई 1 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं देख के बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल है 24675। इसको क्या लिख सकते हैं आप? लास्ट डिजिट तो 5 है, उससे पहले वाला, एक मिनट 85, उससे पहले वाला क्या है? इवन। देखो 5 है, उससे पहले वाला क्या? इवन। तो आप उसे एज इट इज रहने देंगे, 2468 ही लिखेंगे। और अगर मैं इसको लिखता हूं 24375, है ना, तो लास्ट डिजिट अगर 5 है, 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर 5 से कम है तो प्रीवियस डिजिट को एज इट इज रहने देंगे। और अगर 5 है तो ये देखेंगे कि उससे पहले इवन है या ऑड है, उससे पहले इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो हम उसे एज इट इज रहने देंगे, ऑड है तो 1 से बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 2438। कितने लोगों का जवाब है? 2468 बता रहे हैं इसका, और ये हो जाएगा बेटा 2438 इज अ करेक्ट आंसर। कोई खास बात नहीं है। चलो इधर देखो, व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर देन करेक्ट रिजल्ट इज, अच्छा डिवीजन का है 9654 डिवाइडेड बाय 2.40। डिवीजन में हम क्या काउंट करते हैं? डिवीजन में हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। डिवीजन में हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है ना। तो 96.54 को डिवाइड किया है मैंने 2.40। तो इसका आंसर बताइए फटाफट, ठीक है, आंसर बताइए फटाफट, कितना हो जाएगा? चमका सर, बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? हमें सिग्निफिकेंट डिजिट मिनिमम देखना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 3। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है आपका 3, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स में आंसर होना चाहिए। आप यहां पे देखें, इसमें तो खूब ही सारा सिग्निफिकेंट डिजिट है, गलत हो जाएगा। इसमें 4 है, गलत हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3 4 5 है, गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही आना चाहिए। सर डिवाइड तो कर लो एक बार। नहीं करूंगा, ये तो हमारा स्टार है। अब डिवाइड करके सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं काउंट करना, आपको ऑप्शन में सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना, डिवाइड नहीं करना। सी ऑप्शन बता रहे हैं कुछ लोग, सी ऑप्शन बता रहे हैं। रश्मि पटेल सी कह रही है बेटा 1 2 3 4, तूने डेसिमल प्लेस तो काउंट नहीं कर लिया। रूल ही नहीं याद है तुम्हें, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो। रूल क्या कहता है कि अगर आप सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे हैं तो लीस्ट डेसिमल प्लेस के टर्म्स में आंसर देंगे, और अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स में आंसर देंगे। तो यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करें कि 4 है, और यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट बेटा 2.40 में 3 ही था। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था आपका? सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? सवा प्रवीण बेटा, परे रहोगे क्या अंधेरी घाटी में? ये कुछ उद्धार होगा तुम्हारा? कुछ उद्धार होगा कि वही परे रहोगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का अलग है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करते हैं। चलो इसमें आंसर बताओ क्या हो जाएगा? 40.2 आंसर हो जाएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे, आंसर हो गया आपका डी, आंसर हो गया आपका डी। चलो फाइनली आप समझ गए। चलिए अब राउंड ऑफ वाले सवाल करने हैं। राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ 6.87 को राउंड ऑफ करना है। तो लास्ट डिजिट बेटा 5 से क्या है आपका? ज्यादा, तो प्रीवियस नंबर को 1 से इंक्रीज कर दीजिए। बहुत आसान है, प्रीवियस नंबर को 1 से इंक्रीज कर दीजिए।
तो प्रीवियस नंबर को 1 से इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 6.9। मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका 6.9, 6.8 नहीं होगा, 6.9 होगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। राउंड ऑफ द वैल्यू 16.351, 16.351, 16.351। चलो इसको राउंड ऑफ करें। तो बेटा देखो 16.351, 1 का कोई तो लोचा नहीं, इसको हटा दो, ये 5 ही रह जाएगा। अब इस 5 से पहले वाला डिजिट देखो ऑड है, ऑड है तो इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो 16.4 इज अ करेक्ट आंसर, डी। 16.4 इज अ करेक्ट आंसर, डी। एकदम सही है आपका जवाब, डी। एकदम सही है आपका जवाब, डी 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 डी। 16.9 सर 6.9। फाइंड राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ दिस 3.750। अगर 2 डिजिट तक राउंड करना है, कई बार होता है 2 डिजिट 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो सारे ऑप्शन में 2 डिजिट तक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 3.75 है तो 0 को तो ऐसे ही हटा दो, 5 को हटाओगे तो देखोगे पहले ऑड है या इवन। पहले क्या है बेटा, ऑड। ऑड को हम 1 से इंक्रीज कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3.8। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो राउंड ऑफ वैल्यू x इज इक्वल टू 3.250, 3.250। 2 को तो गोली मारो, ये 5 है तो 5 से पहले वाला नंबर देखते हैं, वो इवन है। इवन क्या है, 2, तो अपन क्या करेंगे, उसको 2 ही रहने देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 3.2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 3.2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, 3.2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलो चलो बहुत बढ़िया। वाह यार, मतलब आज तुम्हें पढ़ के ना 9th 10th वाली याद आ गई होगी कि 9th 10th में सर ऐसे ही पढ़ते थे। आप तो क्या क्या पढ़ाने लग जाते हो, ये सोचो वो सोचो, ऐसे ऐसा कर लो वैसे कर लो। सर ये बेकार चीज है एकदम। 9th 10th में ऐसे ही पढ़ते थे सर, कुछ रूल होता था और उस रूल पे सवाल कर देते थे हम फटाफट। तो बेटा वो कंपटीशन है, रूल पे फटाफट कर दोगे तो फटाफट 16 लाख बच्चे को तो डॉक्टर नहीं बना सकते ना हम। डॉक्टर तो उन्हीं को बना सकते हैं जो थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। डॉक्टर तो हम उन्हीं को बना सकते हैं ना जो थोड़ा बुद्धि लगाएगा। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। पैरेलक्स मेथड। छोटे डिस्टेंस को मेजर करना हो जैसे मीटर, किलोमीटर, तो हम कोई छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सन से अर्थ के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, 1 एंगस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस। वो डिस्टेंस मेजर करना है तो भाई सन पे तो तुम जा ही नहीं सकते, या दूसरे प्लेनेट पे चल के जाके फिर डिस्टेंस तो मेजर ही नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी ना है कि चलना शुरू कर दोगे, 1 मीटर स्केल लिया, सन पे बैठ गए, सॉरी अर्थ पे बैठ गए और मीटर हवाई जहाज पे बैठ गए और मीटर स्केल से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे करते करते सन पे पहुंच जाएंगे। अरे रामलाल, जीवन खत्म हो जाएगा, लेंथ मेजर नहीं कर पाओगे। और जैसे सन के पास पास जाओगे टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जल के राख हो जाओगे। तो हम लार्ज डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? तो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने का मेथड होता है पैरेलक्स मेथड। और ये पैरेलक्स मेथड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहो तो लिख लो, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। सर क्यों? आज तक, आजादी से लेकर के अभी तक इस पे कोई सवाल नहीं पूछा है, इस पे कोई सवाल ही नहीं पूछा है, कभी आए नहीं, सवाल ही नहीं है। तो पैरेलक्स मेथड किताबों में है और आपको किताबों में ही सवाल करने होंगे। नीट के लिए इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप लिख दे नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। मैं लिख रहा हूं, लिख देना, एमआर ने बताया नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। हम ये टॉपिक ड्रॉपर बैच में पढ़ाते भी नहीं है, हम ये ड्रॉपर बैच में पढ़ाते भी नहीं है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें मेजर तो करना है। चलो देखते हैं। एक काम करो, है ना, बैठ जाओ, जहां पे बैठो बैठ जाओ, पेन ले लो, है ना। अभी सीख लो, फिर बाद में पेन लेना। अभी मैं बोल रहा हूं, तू पेन लेके चलो, पेन लेके चलेंगे छत पे। मेरी बात सुन, पहले स्क्रीन पे नजर रखो और मेरी बात सुन। एक पेन ले लो, अपने आंख ऐसे बीच में रख लो, एक आंख बंद करके देखो, जहां दिख रहा है वहां पे पीछे वॉल पे इमेजिन कर लो पॉइंट जहां पे दिख रहा है। अब क्या करो, इस आंख को, जिस आंख से आप देख रहे थे, उस आंख को बंद करके दूसरा आंख खोलो, तो ये तुम्हें शिफ्टेड नजर आएगा थोड़ा सा। ये क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्टेड नजर आएगा। मान लो कहीं दूर कोई बैठी है, उसको तुम देख रहे हो, है ना, कहीं दूर कोई बैठी है, उसको तुम, पिंकी को देख रहे हो। अब मान लो तुमने एक आंख बंद करके उसको देखा, तुमको कहीं दिखाई दे रही हो, और जिस आंख से देख रहे थे उसको बंद करके दूसरे आंख से देखोगे तो अपने आप उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। और ये बहुत पास में अगर देखोगे तो कम सिग्निफिकेंट होगा, ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बहुत पास से देखोगे ना, नहीं पास से देखोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दूर वाली चीजों को भी तुम अगर देखो, चिंता मत करो, जितनी दूर चीजें हो उसको देखो, एक आंख बंद करके देखो, वो तुमको यहां बैठी दिखाई दे रही,
और फिर दूसरा आंख खोल के देखो, तुमको वहां शिफ्टेड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एपरेंट शिफ्ट। और इसी एपरेंट शिफ्ट के मेथड को यूज करके हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं। हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब कैसे मेजर करते हैं, ध्यान से सुनना। चेंज इन द, देखो व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड, चेंज इन द एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन। व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन। अब डिफरेंट पोजीशन से तो नहीं सर, हम तो यहीं से आंख बंद कर रहे हैं सर, यहीं से आंख बंद करके खोल रहे हैं सर, यहां से आंख बंद करके खोल रहे हो, लेकिन अगर तुम इस आंख से देख रहे हो, इस आंख से देख रहे हो, तो व्यूअर यहां है, और इस आंख को बंद कर लिया और इस आंख से देख रहे हो, अब तो व्यूअर के पोजीशन शिफ्ट हो गए नहीं यहां से यहां तक। तो एक जगह से कहीं तुम किसी चीज को देख रहे हो और दूसरी जगह से अगर जाकर देखोगे तो उसकी पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम पैरेलल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब चलो मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो यहां पे कोई प्लेनेट है, ये एस, ये कोई प्लेनेट है एस बेटा, ठीक है, ये प्लेनेट है यहां पे एस, इसको मिटा लो, ये प्लेनेट है एस, देखो यहां पे लिखा है एस इज अ पोजीशन ऑफ प्लेनेट, यहां पे प्लेनेट। अब तुम सन को देखो, अर्थ को, मून को देखो, किसी भी प्लेनेट को अगर जब दूर से देखते हो तो तुम्हें छोटा ही दिखाई देता है। किसी भी प्लेनेट को अगर तुम दूर से देखते हो तो वो तुम्हें छोटा ही दिखाई देता है। ठीक है, अब ये रहा अर्थ, जहां तुम बैठे हो, अर्थ पे हो। अब एक काम करो कि यहां से बैठ के देखो, कहां से, यहां से। मान लो रामलाल यहां पे बैठ गया, यहां पे बैठ गया, ये रामलाल, RL, MR, ये RL रामलाल। अब रामलाल यहां से बैठ के सन को देख रहा, तो रामलाल क्या करेगा, ऐसे देखो, रामलाल क्या करेगा, यहां से बैठ के जब सन को देखेगा तो इस लाइन पे देखेगा ना, इस लाइन पे ऐसे देखेगा सन को। अब वो क्या करेगा, जैसे मान लो ये पेन है, जैसे पेन यहां पे रखा है, तो इस आंख से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेगा, एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे। जब तुम किसी को देखते हो तो जरूरी थोड़ी ना कि वो तुम्हारे सामने ही हो, थोड़ा समझना, अच्छे से फील करना। जब भी मान लो तुमने किसी को देखा, अब वो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे सामने हो, है ना, वो हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेरा हो, तो तुम ऐसे खड़े हो कि इसको देख रहे हो, मान लो इसको मैं देख रहा हूं, समझना, फील करना, इसको मैं देख रहा हूं। अब मेरा जो आंख है, एक आंख से ही मैं इसको देख रहा हूं, मतलब इस पोजीशन से देख रहा हूं, तो दोनों आंख से देख सकता है व्यूअर यहां पे अभी। तो व्यूअर क्या कर रहा है कि अपने सामने एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर लिया। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने एक सामने डॉटेड लाइन प्लॉट कर लिया, मान लो पेंसिल यहां पे, मैं सामने एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर लिया, और इस डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन से कितना एंगल पे, कितना घूमने के बाद मुझे ये दिखाई दे रहा, उस एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा। थीटा बोल देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, थीटा बोल दिया। ठीक है, मेजर तो कर ही सकता हूं ना। मान लो मैं यहां पे बैठ के सन यहां पे, तो मैं इस लाइन पे देख रहा हूं, और मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से एक डॉटेड लाइन बना लिया, और कितने एंगल पे घूम के देख रहा हूं तो मैं मेजर कर ही सकता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, चल मान ले पेंसिल यहां है, मैं अपने आंख के आगे सीधा लाइन खींच लिया, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये देख मेरे आंख के आगे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया, क्लियर है, स्ट्रेट लाइन खींच लिया। अब इस लाइन से मुझे कितना एंगल अपने शकल को घुमाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, देख ऐसे, इतना। तो ये स्ट्रेट लाइन से जितने एंगल से घुमा के मैं जिस लाइन पे इसको देख रहा हूं, वो एंगल मैंने यहां पे थीटा मेजर कर लिया। ठीक है, अब रामलाल चलते 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 अर्थ के दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गया, तो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट चेंज हो गया। पहले ऑब्जर्वेशनल पॉइंट यहां था, पहले ऑब्जर्वेशनल पॉइंट यहां था, अब ऑब्जर्वेशनल पॉइंट यहां आ गया, यहां पे आ गया, अब ऑब्जर्वेशनल पॉइंट यहां पे आ गया। इस पॉइंट से देखना ध्यान से, इस पॉइंट से रामलाल ने फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाया और ये एंगल मेजर कर लिया, ये हो गया बीटा। ये क्या हो गया, बीटा। अब रामलाल को ये बी पता है। क्यों सर, बी कैसे पता चल जाएगा रामलाल को? रामलाल को बी इस तरीके से पता चल जाएगा कि वो अर्थ के इस कॉर्नर पे था और चल चल के महीने 2 महीने में यहां पहुंचेगा, 6 घंटे में 10 घंटे में जहां पहुंचेगा, ये डिस्टेंस तो उसको पता है ना रामलाल को, ये लेंथ उसको नहीं पता है। रामलाल को क्या पता है, ये डिस्टेंस पता चल गया। ठीक है, ये डिस्टेंस पता चल गया। अब ये जो एंगल उसने मेजर करा, यहां से बीटा और यहां से थीटा। अब एक बात बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन में प्लॉट कर लूं, अगर इस स्ट्रेट लाइन से थीटा बन रहा तो ये भी थीटा होगा, और इस स्ट्रेट लाइन से ये बीटा बन रहा तो यहां से स्ट्रेट लाइन से ये भी बीटा बनेगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा है। अरे भाई, एक ऐसे लाइन खींच लेता हूं मैं, एक ऐसे लाइन खींच लेता हूं, ये स्ट्रेट लाइन मैंने खींचा, अगर मान लो ये एंगल यहां से थीटा बन रहा तो ये भी एंगल तो थीटा ही बनेगा ना यार। तो इस वर्टिकल लाइन से ये टेढ़ा यहां से बीटा बना रहा, तो इस वर्टिकल लाइन से ये एंगल क्या बनेगा, बीटा। ये अगर बीटा है तो ये भी बनेगा बीटा। क्लियर है? तो उसने थीटा मेजर कर लिया और यहां पे बीटा मेजर कर लिया, तो टोटल एंगल हो जाएगा आपका थीटा प्लस बीटा। और चूंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस अगर मैं इसको बोलूं, इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं, तो x बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो जो भी एंगल बनेगा तुम्हारा थीटा प्लस बीटा, उसको मैं कह देता हूं कुछ गामा एंगल, दैट इज वेरी स्मॉल।
ये एंगल बहुत छोटा होगा, बड़ा नहीं है, ये एंगल बहुत ही छोटा होगा, बिल्कुल अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बिल्कुल सही है। तुम्हें टोटल एंगल, तुम्हें किताबों में कैसे पढ़ाते, ध्यान से सुनना, तुम किताब में 2 पेज पढ़ लोगे ना, तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा, और तुम फॉर्मूला तो समझ जाओगे, लेकिन ये नहीं समझोगे कि मान लो कि रामलाल को ये डिस्टेंस तो पता है, रामलाल को ये डिस्टेंस तो पता है, लेकिन ये टोटल एंगल रामलाल सन पे जाके बैठ के थोड़ी ना मेजर कर पाएगा। फील करना इस बात को, क्या रामलाल ये एंगल मेजर कर पाएगा? क्या नहीं। रामलाल ने क्या मेजर करा, सुनो, रामलाल जब यहां पे बैठा था तो उसने डॉटेड लाइन बनाई, और डॉटेड लाइन से ये थीटा मेजर कर लिया, और यहां पे बैठ के डॉटेड लाइन बनाया, इससे बीटा मेजर कर लिया, और ऑब्वियस सी बात है ये टोटल एंगल हो जाएगा थीटा प्लस बीटा गामा, और ये है एकदम वेरी स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा है, सन से अर्थ का डिस्टेंस या अर्थ से किसी प्लेनेट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसके डायमीटर के कंपेयर में भी, इसके डी के कंपेयर में भी। तो आप कह सकते हो यहां से बिकॉज एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन डी, हेंस एंगल विल बी स्मॉल। बताओ यहां तक कोई डाउट है? तो कोई डाउट नहीं है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। अच्छा, जब एंगल स्मॉल है, ये एंगल बहुत छोटा है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मैंने आपको बताया था आर इंटू रेडियस इंटू थीटा होता है, तो ये आर्क लेंथ जो कि बी हो गया है ना, इस ट्रायंगल के लिए, मतलब इस सर्कल मान लो, ऐसे मान लो, ये आर्क लेंथ ही तो दिख रहा है आपको, बहुत छोटा है, तो इसको फिर से रीड्रॉ ऐसे भी तो कर सकते हो बेटा, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे। तो ये हो गया आपका आर्क, बी के बराबर मैंने बोला ये एक्स है, और ये एंगल है आपका गामा। तो बताओ आर्क लेंथ बी इज इक्वल टू, आर्क बराबर क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल, तो आप लिख सकते हो एक्स इंटू गामा। अब आपको 2 चीजें पता है, क्या? ये गामा पता है क्योंकि आपने यहां पे थीटा और बीटा से ये आपने गामा निकाल लिया, देखो थीटा और बीटा से आपने गामा निकाल लिया, और आपको बी पता है, तो आप यहां से एक्स लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू बी बटा गामा। देखो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? बी बटा गामा, वेयर बी इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, यहां से यहां का डिस्टेंस ये बी, और ये आपको अर्थ पे, आप यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चल के जाओगे तो ये डिस्टेंस आपको पता होगा, तो आपने इसको क्या बोल दिया? बी बोल दिया। और ये एंगल आप ये और ये एंगल मेजर करके पता कर लोगे कि टोटल एंगल गामा क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। तो तुम यहां से फील करो कि पैरेलक्स मेथड तो कुछ खास है ही नहीं। अगर मुझे ये चीज समझ आ गया दोनों, तो बाकी एंगल का ही तो कंसेप्ट है। बताओ फटाफट, चमका कि नहीं चमका ये चीज? बताओ ये चमका कि नहीं चमका? कोई खास बात नहीं है। बताओ ये चीज जानते हो कि नहीं जानते हो? आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस, से पहले ही बता दिया था मैंने। तो ये आर्क लेंथ हो जाएगा आपका एंगल इंटू रेडियस, ये एंगल गामा इंटू रेडियस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू बी बाई गामा। व्हाट इज बी? बी इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशनल पॉइंट। व्हाट इज गामा? एंगल सबट्रैक्टेड, जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट से लाइन बन रहा है उनके बीच में जो एंगल होगा, और वो टोटल एंगल एक वाले में मेजर नहीं होता है, वो ऑब्जर्वेशन का एक पॉइंट है, वो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है कि हम यहां से पहले इस लाइन से थीटा मेजर कर लेंगे, इससे बीटा मेजर कर लेंगे, तो थीटा प्लस बीटा हो जाएगा आपका गामा, जो कि एंगल बहुत स्मॉल है। अगर एंगल बहुत स्मॉल होता है तो सिंपल यहां पे आर्क लेंथ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रेडियस इंटू एंगल। आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू एंगल, तो बी इज इक्वल टू होगा एक्स इंटू गामा। बताओ फटाफट चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल चमक गया, कोई खास बात नहीं इसमें, कोई खास बात नहीं इसमें। ये देखो मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। मान लो कि मैं अर्थ पे बैठ के, अर्थ के किसी पॉइंट पे बैठ के, अर्थ के किसी पॉइंट पे बैठ के किसी प्लैनेट का डायमीटर मेजर करना चाहता हूं। यहां पे मैंने क्या मेजर किया है? यहां पे मैंने क्या मेजर किया है? मेजरमेंट क्या मेजर किया है? मेजर द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ। हमने यहां पे क्या मेजर किया है? ये एक्स मेजर किया। एक्स क्या था? देखो अर्थ से इस प्लैनेट का, सन का, या पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट, किसी प्लैनेट का डिस्टेंस था। अगर मुझे डायमीटर मेजर करना है तो क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, अर्थ के किसी एक पॉइंट पे बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ के किसी एक पॉइंट पे बैठूंगा, और यहां से बैठ के सन का एक एंड यहां पे मैंने देख लिया। मान लो कहीं भी एक पॉइंट पे बैठ जाओ, सन के किसी एक पॉइंट पे बैठ जाओ, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। यहां से देख लो ये कुछ अल्फा एंगल बन रहा इस पॉइंट का, फिर यहां से देखो सन के दूसरे एंड को देखो, मान लो ये कुछ एंगल बन रहा बीटा, इस स्ट्रेट लाइन से ये कुछ एंगल बन रहा बीटा। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देता हूं, सॉरी, अच्छा डायग्राम बना देता हूं। मान लो तुम यहां पे अर्थ पे बैठे हो, अर्थ के किसी एक पॉइंट पे बैठे हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अर्थ के एक पॉइंट पे बैठे हो।
अब तूने सन के एक एंड को यहां से देखा, सन के एक एंड को यहां से देखा, बस यहां से सन के एक एंड को देखा यहां से, ठीक है। और फिर सन के दूसरे एंड को देखो, यहीं से सर्ट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को देखो। अब तुम्हें यह तो पता है बेटा बहुत अच्छे से कि यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो तो ये अल्फा एंगल मैं बहुत आसानी से मेजर कर सकता हूं। और इवन मैं क्या करूं, मैं यहां पे बैठ के दो चीजों को देख रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट के दो कॉर्नर को देख रहा हूं, तो मैं यहां से यहां तक देख रहा हूं, तो इस व्यू रे से इस व्यू रे तक जो एंगल बनेगा उसको मैं थीटा बोल दूंगा, तो कोई खास बात नहीं है। यहां पे मैं डायरेक्ट इसको क्या बोल देता हूं, थीटा बोल देता हूं। और ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, एक्स। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये मुझे पता होना चाहिए। तो यहां से बहुत आसानी से बेटा ये वाला डिस्टेंस जो डायमीटर होगा वो पता चल जाएगा। ये आपका डायमीटर है, ये आपका डायमीटर है कैपिटल डी। अब ट्रायंगल एंगल के हिसाब से कैसे लिखोगे, तो ये आर्क लेंथ डायमीटर डी इज इक्वल टू थीटा इंटू एक्स। यस, तो जब तक आपको सन से लेकर अर्थ के बीच की डिस्टेंस ये एक्स पता ना हो, जो कि पहले स्टेप से आप मेजर करेंगे, तब तक ये आप नहीं निकाल सकते। तो किताबों में, नीट में नहीं, किताबों में आपको दो तरह के सवाल मिल सकते हैं। दो तरह के सवाल कैसे, आपको एक सवाल मिल जाएगा, मैं फिर से फटाफट रिवाइज करा देता हूं। एक सवाल मिल जाएगा कि किसी भी प्लैनेट का सन से अर्थ के बीच में डिस्टेंस पता करो, तो फिर से बताता हूं, देख मान लीजिए सन है एक पॉइंट पे और ये रहा बेटा अर्थ, ये रहा बेटा अर्थ। तुमसे क्या बोलेगा कि मान लो अर्थ के एक एंड से बैठ के सन को देखा, दूसरे एंड से बैठ के सन को देखा, तो ये टोटल एंगल बन रहा थीटा। ये टोटल एंगल क्या बन रहा, थीटा। सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस है एक्स और इस दो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हो गया बी। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो तुम्हें आर्क लेंथ ही तो लिखना है। ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ, आर्क लेंथ b इज इक्वल टू, इस आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, एक्स इंटू थीटा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा b बटा थीटा, वेयर थीटा इज अ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। बताइए समझ आया कि नहीं है। अरे आर्क लेंथ लिखना है यार, आर्क लेंथ लिखना है। अब तुम्हें यह बात पता होगा हमेशा और हमेशा कि तुम अर्थ के इस पॉइंट पे बैठे हो और फिर चल चल के कहीं दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए, तो दो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तुम्हें भी पता है और तुम्हें यह पता है कि तुम्हें यह थीटा कैसे मेजर करना, मैंने बता दिया। यहां से एक पार्ट और दो पार्ट से थीटा मेजर हो जाएगा। अगर तुम्हें सवाल में थीटा पता है और यह बी पता है तो एक्स नहीं निकलेगा क्या? अरे ये बी ही तो आर्क लेंथ है, तो सीधा लिखोगे आर्क इज इक्वल टू बी बराबर रेडियस इंटू थीटा। रेडियस हो गया ये एक्स और ये हो गया थीटा, यही एक्स आपको पता चल जाएगा बी बाई थीटा। एक्स इज इक्वल टू बी बाई थीटा, वेयर एक्स द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। अरे यार आर्क लेंथ के कंसेप्ट को लिखने के क्या पैरेलैक्स मेथड लिखेंगे, क्या पैरेलैक्स मेथड लिखेंगे? अब मान लो तुम्हें सन का डायमीटर पता करना है, तो सन का ये रहा तेरा सन, ये रहा सन, और तुम अर्थ के किसी एक पॉइंट पे बैठे हो। दो पॉइंट पे बैठने की जरूरत नहीं है, यहां पे दो पॉइंट पे बैठने की जरूरत नहीं, किसी एक पॉइंट पे बैठा, सन का एक एंड इधर देख लिया और फिर तुमने सन के दूसरा अपोजिट एंड यहां से देख लिया। अब तुमने पहले ही अगर सन से लेकर के अर्थ का डिस्टेंस एक्स मेजर किया हुआ है और ये एंगल तुम्हें पता चला कि कुछ अल्फा है, तो ये डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ सन क्या हो जाएगा, ये डायमीटर ऑफ सन। तो फटाफट यहां से बताइए आर्क लेंथ मींस डायमीटर ऑफ सन इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स लिखेंगे, यही अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा आपका साइज ऑफ सन, मतलब डायमीटर ऑफ सन। दोबारा पढ़ा दिया मैंने, तो पहली बार में कुछ टर्म को इंट्रोड्यूस करते समय थोड़ा लेंदी लगा होगा, लेकिन दोबारा तो एकदम आसान हो गया है, एकदम आसान हो गया। दो चीज दिया होगा, तीसरा पूछेगा आपसे, दो चीज दिया होगा और तीसरा पूछेगा आपसे, और क्या कर लेगा? समझ में आया कि नहीं है? दो चीज दिया होगा और तीसरा आपसे पूछेगा। चलिए एक सवाल कर लेते हैं। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। एक मिनट, टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम है, फिर 5 मिनट तो टाइम है यार। The moon is observed from the diametrically opposite point A and B on Earth. Moon is observed from the two diametrically opposite point A and B of Earth. देखो ये अर्थ के A और B दो पॉइंट से मैंने इस मून को ऑब्जर्व किया है, A पॉइंट और B पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून, देखो ये मून पे जो थीटा एंगल बना है, आपको पता है ना मेजर कैसे किया है, यहां से और यहां से टोटल एंगल का सम ही आ जाएगा। मान लो ये अल्फा मेजर किया होगा मैंने, ये बीटा किया होगा मैंने, तो अल्फा प्लस बीटा ही थीटा बनेगा। ओके, सबटेंडेड बाय द मून एट द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री,
क्लियर है? अब आगे चलते हैं। गिवन दैट डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट इतना, डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको जो बी डायमीटर ऑफ अर्थ दिया है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 10 7 मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ये डिस्टेंस आपको अर्थ से लेके मून के बीच में डिस्टेंस एक्स पता करना है। बहुत आसान है। ये आर्क लेंथ, हमेशा आर्क पे जाओगे, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। ये बी जो कि आर्क लेंथ है, जो कि आर्क लेंथ है वो गिवन है 1.276 इंटू 10 टू द पावर, इसकी वैल्यू बाद में रख लेंगे अपन, एक्स इंटू थीटा लिखेंगे। तो एक्स हमें पता करना है तो ये हो जाएगा बी बाई थीटा। बी की वैल्यू बोलो 1.27 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू 2 डिग्री। अब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि डायरेक्टली हम यहां पे 2 डिग्री नहीं लिख सकते, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। सिर्फ अकेला कहीं थीटा होता है तो उसको हम रेडियन में ही रखते हैं। तो 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए तो आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो यहां पे 2 डिग्री आपको लिखना है तो 90 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 90 रेडियन। थीटा का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। थीटा का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। थीटा का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो यहां पे आप रखेंगे पाई बटा 90 रेडियन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको क्या करो? डिवाइड करो। तो ये करोगे तो ये हो जाएगा 1.27 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 टू दी पावर 7। पाई को आप लिख सकते हो एग्जैक्ट, अगर चाहिए तो कैलकुलेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप अप्रोक्सीमेशन में चाहिए तो अप्रोक्सीमेशन में बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका 100 को मैं बोलूं, 90 को 100 बोल लूंगा तो ये हो जाएगा 127 और 3.1। तो 3 और 127, 3 से कैंसिल करूंगा तो 33 के आसपास कुछ आएगा। मैं अप्रोक्सीमेशन में लिख रहा हूं बेटा, आप चाहे तो एग्जैक्ट में निकाल सकते हैं। 33 और 34 के आसपास आएगा। मैंने क्या किया पता है? 90 को 100 एज्यूम कर लिया, कोई खास बात नहीं। तो ये हो जाएगा 127 के आसपास। और नीचे पाई को लिख सकते हैं आप 3.14। तो मैंने 90 लिया, 90 को मैंने 100 एज्यूम किया, थोड़ा ज्यादा किया, मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा वैल्यू कम कर लूंगा मैं, है ना। तो ये कुछ 100 के 110 के आसपास आ जाएगा और नीचे है 3.14 है तो 33 35 के आसपास आ जाएगा। ये आप सॉल्व करके देख लो, इसी के आसपास आ जाएगा 33 34 35 के आसपास। क्लियर है? इसके आसपास आ जाएगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, कोई खास बात नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल पैलेक्स मेथड में आएंगे, लेकिन ये नीट में कभी भी पूछा नहीं जाएगा, नीट में कभी पूछा नहीं जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमें पढ़ना है मीटर स्केल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बस मैं क्लास खत्म कर रहा हूं, एक क्वेश्चन देके मैं क्लास खत्म कर रहा हूं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है आपके लिए, आप जवाब मुझे देते रहना, कोई खास बात नहीं है, आप जवाब मुझे आराम से देते रहना। एक क्वेश्चन है 36.4 आ रहा है क्या? कोई बच्चा बोल रहा है 33 आ रहा है, 36 आ रहा है, वही आ जाएगा 34 35 के आसपास आ जाएगा, है ना। चलो वो खास बात नहीं है। मीटर स्केल क्या होता है? अरे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो पट्टा होता है ना 15 सेंटीमीटर का, उसी को बोलते हैं मीटर स्केल। ऐसा ऐसा कुछ दिखता है मीटर स्केल, ऐसा, यह मीटर स्केल, यह है आपका मीटर स्केल, ऐसा दिखता है मीटर स्केल। हाँ सर ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखता है। उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं, मैग्नीफाई करके अगर मैं इस मीटर स्केल को देखूं तो मीटर स्केल में बेटा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसी तरह से कर करके 15 सेंटीमीटर के लेंथ का मीटर स्केल होता है। यह मान लो 0 सेंटीमीटर है, तो 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर के बीच में भी 10 डिवीजन हम बनाते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं बेटा, हम यहां पे क्या करते हैं कि यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है वो हो गया 1 सेंटीमीटर, इसको हम 10 इक्वल डिवीजन में कट कर देते हैं। यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता, वो डिवीजन छोटा छोटा जो बनाते हैं ना, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मीटर स्केल होगा तो निकाल के देख सकते हो, उसमें भी 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में भी छोटे छोटे 10 लाइंस खींच देते हैं, 10 इक्वल डिवीजन बना लेते हैं। तो यहां पे 10 इक्वल डिवीजन है, तो 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में मैंने बांट दिया। तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, और 1 डिवीजन को हम लिख कहते हैं 1 मीटर स्केल डिवीजन, एस फॉर स्केल, डी फॉर डिवीजन, है ना। 1 डिवीजन मतलब मीटर स्केल का 1 डिवीजन। देखो 1 मीटर स्केल डिवीजन, मीटर स्केल का एक डिवीजन क्या हो जाएगा बताओ। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिवीजन, तो 1 डिवीजन हो जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर बाई 10, और 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 mm। हालांकि इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, आप जानते हो कि मीटर स्केल में सबसे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो 1 mm का होता है।
हाँ केमिस्ट्री क्लास भी है, बिल्कुल हो गया, छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया, जाओ जाओ, छुट्टी हो गया, बस एक लास्ट सवाल मैं पूछ लेता हूं। अब मान लो कि इस 1 mm 2 mm को भी थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं देखूं, क्या करके देखूं, मैग्नीफाई करके। तो देखो ये जो गैप होता है ना छोटा वाला 1 mm 2 mm 3 mm, वो ऐसा दिख रहा है, ये 0, ये 1 mm, ये 2 mm, ये 3 mm, ये 4 mm। और मुझे एक रॉड का लेंथ मेजर करना, क्या करना बेटा, एक रॉड का लेंथ मेजर करना। ये रॉड ले लिया मैंने, अब इस रॉड का लेंथ मेजर करना है। जो रॉड इस 3, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो रॉड है वो यहां पे आ रहा 3 और इस 4 के बीच में कहीं आ रहा। ये कौन सा स्केल है बेटा, ये वही आपका मीटर स्केल है। क्या है ये, मीटर स्केल है। क्या है ये, मीटर स्केल है। अब इस रॉड की लेंथ बताइए, रॉड है, यही रॉड है, रॉड है, इस रॉड की लेंथ बताइए कितनी लिखेंगे आप, लेंथ। समझ रहे मेरा सवाल, समझ रहे ना। मीटर स्केल को भी मैंने डिटेल में समझाया तुम्हें, क्योंकि जरूरी है वही मीटर स्केल जो तुम 4th 5th क्लास से भी नहीं, 1 क्लास 2nd क्लास से लाइन खींचने के लिए जब एग्जाम में जाते हो तो पहला पन्ना कहते हो जय माता दी और एक लाइन खींचते हो फटाफट। पहला काम करते हो जय माता दी, पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का, यही कहते हो ना। पहले पन्ने पे लाइन खींचते हो, जय माता दी लिखते हो, कहते हो पहला पन्ना काम का, दूसरा पन्ना राम का। तो जो पहला पन्ना तुम खींचते हो लाइन फटाफट पट्टी से खींचते हो, वही मीटर स्केल होता है। वो मीटर स्केल में लिखा होता है 1 2 3 5 सेंटीमीटर तक लिखा होता है, यही लिखा होता है। और उस 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में बांटते हैं। क्या बांटते हैं, 1 सेंटीमीटर को भी हम 10 डिवीजन में बांटते हैं। तो एक डिवीजन होता है बेटा आपका 1 mm के बराबर, एक डिवीजन होता है आपका 1 mm के बराबर, ठीक है। अब वही 1 mm 2 mm 3 mm मैग्नीफाई करके मैंने बनाया। रॉड यहां से यहां तक आ रहा है, रॉड का लेंथ क्या होगा, यही सवाल है। अगली क्लास में हम यही से कंटिन्यू करेंगे। और आपके लिए है ना धन्यवाद लगा देते हैं। ये रहे अर्जुना और नेक्स्ट आपका धन्यवाद, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास में उसका लेंथ मुझे बताएंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत। हां, और जो लोग 3.5 बता रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आपको मेजर करके बताना है, देख के नहीं बताना। मैं क्या कह रहा हूं, आपको रीडिंग मेजर करके बताना है, देख के नहीं बताना। मीटर स्केल की कैपेबिलिटी या औकात नहीं है कि mm से नीचे जाके मेजर कर सके। तो सारे बच्चों का जवाब जो 3.55 था वो गलत है। और वो गलत क्यों है, थोड़ा फील करने की कोशिश करो। अबे एक बात बता, ये छोड़, थैंक यू वैंक यू के लायक नहीं है तू, थैंक यू के लायक नहीं। चल इधर देख, एक बात बता, तुम अंदाजा लगा के आंसर बताओगे कि मेजर करके, अंदाजे से बताओगे या मेजर करके बताओगे। सर मेजर करके बताएंगे, तो कर मेजर। सर 3.5 लग रहा है, अबे मीटर स्केल की औकात है कि वो mm से नीचे जाके मेजर कर ले। क्या वहां पे लिखा है, यहां पे क्या मैंने 1 2 3 4 5 लाइन खींचा हुआ है, नहीं खींचा हुआ है। तो इस मीटर स्केल की औकात नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। मीटर स्केल कैन नॉट मेजर लेस देन 1 mm। तो तू 3.5 कैसे कह सकता है यार, सही रीडिंग बता, ठीक है। चलो धन्यवाद, कल मिलते हैं।